बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। जोजन और कैरिश दोनों कसर के एक कमरे में दाखिल हुई। जिस कमरे में वो दाखिल हुई थी वो कैरिश की ख्वाबगाह थी। दोनों नशिस्तों पर बैठ गई। फिर गुफ्तगू का आगाज जोजन ने किया और कैरिश को मुखातिब करके कहने लगी, कैरिश मेरी बहन, शहाबुद्दीन की जुर्रत और उसकी शुजात और उसकी कारगुजारी काबिल तारीफ है। उसने जहां पहले फूना के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी, उसके लश्कर की अक्सरियत को उसने उधेड़ मारा। उसके बाद जैसा कि आने वाले मुखबिरों ने इत्तला दी है, उसने समरकंद के नवाह में भी बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहरा किया है और इनफरादी मुकाबले में बेदू खान और तगीन खान के चचाजाद भाई हैदर खान को भी मौत के घाट उतार दिया है। मेरी बहन, इस लिहाज से मैं समझती हूँ तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है जो शहाबुद्दीन तुम्हारी तरफ माइल हुआ है और तुमने उसे अपनी जिंदगी का महवर और मकसद बना लिया है। उस मौके पर कैरिश ने बड़े गौर से जोजन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, जोजन मेरी बहन, इस तरह शहाबुद्दीन की तारीफ करते करते कहीं तुम भी उसे चाहने ना लग जाना, इस तरह मेरा मुस्तकबिल तो बिल्कुल तारीक हो जाएगा। कैरिश ने गोया अल्फाज अजराहे मजाक कहे थे, लेकिन जोजन संजीदा हो गई थी। कहने लगी, कैरिश मेरी बहन, आज मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं कहूंगी। अगर तुम शहाबुद्दीन की तरफ माइल ना हो चुकी होती तो यकीनन अब तक मैं उसकी तरफ माइल हो चुकी होती। कैरिश मेरी बहन, सच यह है कि जिस वक्त पहली बार शहाबुद्दीन एक सफीर की हैसियत से हमारे यहाँ आया था और फिर भरे दरबार में उसने बेदू खान को शिकस्त दी थी, उस वक्त मेरे ख्यालात इन ख्यालात से मुख्तलिफ थे जो अब हैं। उस वक्त क्योंकि तुम शहाबुद्दीन की तरफ माइल नहीं थी, इसके अलावा जिस वक्त उसने बेदू खान को शिकस्त दी थी तुमने उससे नफरत का इजहार भी किया था। मेरी बहन, यह अजीब बात है, जिस वक्त तुमने उससे नफरत का इजहार किया था मैं उसकी तरफ माइल हुई थी और उस माइल होने के नतीजे में जिस वक्त बेदू खान ने इरादा किया था कि दरियाए आमू के पुल पर उस पर हमला करा के उसे जख्मी किया जाएगा, मैंने उसकी हिफाजत, उसके तहफ्फुज का सामान किया था। मेरी बहन, उस वक्त मैंने अपने दिल में यह ठान लिया था कि अगर हालात ने कभी मेरा साथ दिया तो मैं इस शहाबुद्दीन को अपनी जिंदगी का साथी जरूर बनाऊंगी। लेकिन यह बात मैंने मख्फी और छुपा कर रखी और जब बाद में तुम शहाबुद्दीन की तरफ माइल हो गई तो मेरी बहन, मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया और पीछे हट गई, इसलिए कि यहां तक कहते कहते जोजन को खामोश हो जाना पड़ा। कैरिश ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया था। कई बार उसकी पेशानी, उसके गाल चूमे, फिर कहने लगी, मेरी अजीज बहन, मैं इस बात को तस्लीम करती हूं कि तुम मुझसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो। तुम्हारी शख्सियत भी मुझसे कहीं ज्यादा पुरकशिश है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार और ममनून हूं कि तुमने शहाबुद्दीन को मेरे लिए वक्फ कर दिया, वरना मेरी बहन, अगर हम दोनों बहनें अपनी अपनी मोहब्बत लेकर शहाबुद्दीन के सामने खड़ी होती तो यकीनन मेरी बजाय शहाबुद्दीन तुम्हारा इंतखाब करता, इसलिए कि मेरी निस्बत तुम्हारी शख्सियत में ज्यादा कशिश है और मैं इस बात पर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। बल्कि मुझे तुम्हारा ममनून होना चाहिए कि जिस वक्त बेदू खान ने शहाबुद्दीन को अपना हदफ बनाने की कोशिश की थी उस वक्त तुमने शहाबुद्दीन का दिफा किया, हालांकि मैं उस वक्त शहाबुद्दीन की तरफ माइल नहीं थी। कैरिश जब खामोश हुई तो जोजन इस बार धीमे और किसी कदर राजदाराना अंदाज में कैरिश को मुखातिब करके कहने लगी, कैरिश, अब मुझे और तुम्हें दोनों को अपनी गुफ्तगू और अपनी हरकतों सकनात में ज्यादा एहतियात बरतना होगी। पहले हमारे बाप को सिर्फ इस बात पर शक था कि किसी ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह के सफीर को मेहमान खाने से भगा दिया है। मेरे ख्याल में हमारा बाप इस मामले को दरगुजर कर गया था, लेकिन अब जो फूना को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो वो शशोपंज में पड़ चुका है। कई मौके पर उसकी गुफ्तगू के दौरान मैंने ये अंदाजा लगाया है कि वो उस बात का भेद और राज जानने के दर पे है कि आखिर कौन है जिसके कहने पर मुसलमानों का सफीर यहां से भाग गया और कौन है जिसने फूना के लश्कर की पेशकदमी की इत्तला कर दी और मुसलमानों ने न सिर्फ अपने इलाकों का दिफा किया बल्कि फूना को बदतरीन शिकस्त दी और फूना के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, कुछ सोचा, फिर अपना मुंह कैरिश के कान के करीब ले गई और बड़ी अपनायत में कहने लगी, कैरिश, अगर किसी मौके पर हमारे बाप को यह खबर हो गई कि इन कामों में हम दोनों मुलव्विस हैं तो याद रखना हमारा बाप बड़ी सख्ती से हमारे खिलाफ हरकत में आएगा और हमारे और उसके दरमियान जो रिश्ता है उसे यकसर ही फरामोश कर देगा और अखलात के लोगों के लिए हमें एक तरह से इबरत बनाकर रख देगा। उसके साथ ही जोजन अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और दोबारा धीमे लहजे में कहने लगी, अब तुम आराम करो, मैं अपनी ख्वाबगाह में जाती हूँ। एक बार फिर कहती हूँ कि मेरे और किसी और के साथ आइंदा अपनी गुफ्तगू के दौरान इंतहा दर्जे की एहतियात बरतना। कैरिश भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई
अस्बात में गर्दन हिलाई। उसके बाद जोजन उसकी ख्वाबगाह से निकल गई थी, जबकि कैरिश फिर उसी नशिस्त पर बैठकर गहरी सोचों में खो गई थी। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने समरकंद को फतह करने के बाद चंद हफ्तों तक वहीं कायम किए रखा। शहर का नज़्मो नस्क उसने अपने तौर पर दुरुस्त किया। शहर के अंदर उस्मान खान के लश्कर के अलावा उसने अपना एक लश्कर भी मुतय्यन किया। शहर के अंदर नाजिम की हैसियत से अपने एक सालार को उसने मुकर्रर किया और उस्मान खान को अपने साथ ख्वारज़म ले गया था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान के किरदार से बेहद खुश और मुतमईन था कि उसने गौर खान का साथ छोड़कर उसका साथ देना पसंद किया है। लिहाजा उसके उस रवैये को देखते हुए सुल्तान ने उसकी इज्जत अफजाई का इरादा कर लिया था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान की उस कारगुजारी से खुश तो था ही कि समरकंद बड़ी आसानी से उसके हवाले कर दिया गया है। अब सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान खान के साथ अपने ताल्लुकात, उसके साथ यगानगत और अपनायत को और ज्यादा गहरा करना चाहता था। चुनाचे उस्मान खान के ख्वारज़म शहर में कयाम के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी हसीनो जमील बेटी खान सुल्तान की शादी उस्मान खान के साथ कर दी थी। उस शादी पर जश्न का समा बर्पा किया गया। पूरी सल्तनत में उस्मान के साथ उन ताल्लुकात को न सिर्फ पसंदीदगी की निगाह से देखा गया, बल्कि उस नए रिश्ते पर भी सब लोगों ने खुशी और मुसरत का इजहार किया। उसके बाद बड़े मुतमईन अंदाज में उस्मान खान ने कुछ अरसा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास उसके मरकजी शहर ख्वारज़म ही में गुजारा था। जितना अरसा उस्मान खान ने शादी के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास उसके मरकजी शहर ख्वारज़म में गुजारा, उस अरसे से गौर खान और उसके सालारों ने पूरा फायदा उठाया। पहले फूना और उसके बाद तानिकों की शिकस्त और उनके लश्करियों के कत्लेआम ने उसकी अस्करी ताकत को काफी हद तक कमजोर और नातवा कर दिया था। अब गौर खान ने उस वक्फे से फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी से न सिर्फ अपने लश्कर में इजाफा करना शुरू कर दिया था, बल्कि उसकी बेहतरीन तरबियत का भी उसने एहतमाम कर डाला था। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से अपनी शिकस्तों का बदला लेने के लिए गौर खान अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज पर ले गया था। कुछ अरसा ख्वारज़म में गुजारने के बाद उस्मान खान अपनी बीवी खान सुल्तान के साथ समरकंद की तरफ रवाना हुआ। उसकी रवानगी के वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने लश्कर के कुछ दस्ते भी उसके हमराह कर दिए थे और उन दस्तों को रवाना करने का मकसद ये था कि वो दस्ते पहला काम ये करेंगे कि उस्मान खान की हरकत और सकनात पर निगाह रखेंगे, दूसरे उसकी बेटी खान सुल्तान की हिफाजत का सामान भी करेंगे। दूसरी तरफ गौर खान को यह खबर हो गई थी कि उस्मान खान ने सुल्तान ख्वारज़म शाह की बेटी से शादी कर ली है और अब वो ख्वारज़म से निकलकर वापस समरकंद आ गया है। ये खबरें भी उस तक पहुंच गई थी कि उस्मान खान की गैर मौजूदगी में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने समरकंद की हिफाजत के लिए जो लश्कर और सालार मुकर्रर किया था वो वापस ख्वारज़म चला गया है। तब गौर खान ने एक बार फिर उस्मान खान पर जाल फेंकते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी और उस मकसद के लिए उसने अहकामात जारी कर दिए थे कि फूना उस्मान खान से गुफ्तगू करने के लिए समरकंद का रुख कर ले। फूना और उसकी बीवी यानी गौर खान की बड़ी बेटी जायसी एक रोज जोजन की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। जोजन उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में अकेली बैठी हुई थी। जो ही वो दाखिल हुए, जोजन उनके इस्तकबाल के लिए अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी आगे बढ़े, नशिस्तों पर बैठ गए। बैठते ही जायसी ने अपनी छोटी बहन जोजन की तरफ देखा, फिर उसको मुखातिब करके कहने लगी, जोजन, मैं और तुम्हारा भाई फूना दोनों आज एक इंतहाई अहम मसले पर तुमसे और कैरिश से गुफ्तगू करने आए हैं, लिहाजा जाओ कैरिश को यहीं बुलाकर ले आओ। जायसी के उन अल्फाज पर जोजन का माथा ठनका था। वो कुछ पूछना चाहती थी कि जायसी ने शायद उसकी उस कैफियत को भांप लिया था, लिहाजा फौरन बोल उठी, रुको नहीं, जाओ, मैं जानती हूँ इस मौके पर तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहोगी। पहले कैरिश को बुला लो, उसके बाद जो कुछ पूछोगी उसका तुम्हें मुनासिब जवाब मिलेगा। जायसी के उन अल्फाज के साथ ही जोजन बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद लौटी, उसके साथ कैरिश भी थी। जायसी ने दोनों को अपने सामने वाली नशीस पर बैठने के लिए कहा। जब वो दोनों बैठ गईं, तब जायसी ने अपने शोहर फूना की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगी, आप जो गुफ्तगू इन दोनों से करना चाहते हैं उसकी इब्तिदा करें, इसलिए कि यह गुफ्तगू करने के लिए आप ही से कहा गया था। उस मौके पर फूना ने पहले मुस्कुराते हुए अपनी बीवी जायसी की तरफ देखा, फिर संभला, होंठों पर जबान फेरी। उसके बाद जोजन और कैरिश की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी दोनों अजीज बहनों, जिस मौजू पर मैं तुम दोनों से गुफ्तगू करने लगा हूं उसका जवाब सोच समझ कर देना, इसलिए कि तुम्हारा नामुनासिब जवाब तुम्हारे बाबा को सख्ती करने पर भी मजबूर कर सकता है। फूना के उन अल्फाज के जवाब में जोजन और कैरिश ने एक दूसरे की तरफ बड़े गौर से देखा था। दोनों के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नमूदार हो गए थे। उनकी उस कैफियत को भांपते हुए फूना कहने लगा, तुम दोनों बहनें किसी वहम में न पड़ना, ना ही खदशात का शिकार होना। जो बात तुमसे कहने के लिए मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा है वो ये है कि फूना मजीद कुछ देर के लिए रुक गया, मुनासिब अल्फाज तलाश किए, फिर कहने लगा, दरअसल तुम्हारे बाबा को इस बात का एहसास हो गया है
कि जोजन का जो रिश्ता उस्मान खान से उसने मुनक़ते किया था वह उसकी गलती थी। उस्मान खान को जब जोजन का रिश्ता देने से इनकार किया गया तो वह बददिल हो गया और हमारा साथ देने की बजाय उसने मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह का साथ दिया। और अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो ये है कि उस्मान खान कुछ अरसे के लिए मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन के साथ ख्वारिज़म चला गया था। चूंकि उस्मान खान ने बाखुशी समरकंद को ख्वारिज़म शाह के हवाले किया था, लिहाजा उसकी कारगुजारी से ख्वारिज़म शाह खुश था और उसी खुशी की बिना पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपनी बेटी खान सुल्तान की शादी उस्मान खान से कर दी है। अब अपनी बीवी को लेकर उस्मान खान समरकंद पहुंच चुका है। अब तुम्हारे बाबा का मेरे लिए ये हुक्म है कि मैं अपने चंद करीबी साथियों के साथ समरकंद का रुख करूं, वहां उस्मान खान से मिलूं और उसे ये पेशकश करूं कि हम न सिर्फ उसे जोजन का रिश्ता देने के लिए तैयार हैं बल्कि हम कैरिश का रिश्ता देने पर भी आमादगी जाहिर करते हैं। फूना के उन अल्फाज पर कैरिश का रंग पीला हो गया था। परेशानी और फिक्रमंदी में वो घबराहट का मुजाहरा करते हुए कभी जायसी, कभी फूना, कभी जोजन की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर वो कुछ कहना चाहती थी कि जोजन ने जायसी और फूना की निगाह बचाकर उसे हल्की सी कोहनी मारकर हालात की संजीदगी से आगाह किया था। साथ ही जोजन फूना को मुखातिब करके कहने लगी, भाई आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? दोनों बहनें एक ही शख्स के निकाह में कैसे जा सकती हैं? जोजन के उन अल्फाज पर फूना मुस्कुराया, जायसी भी मुस्कुरा रही थी। फिर हल्का सा हाथ जोजन के सर पर मारते हुए फूना कहने लगा, मेरी बहन तुम गलत समझी हो। दोनों बहनें उस्मान खान के निकाह में नहीं जाएंगी, बल्कि तुम्हारे बाबा ने जो फैसला किया है वो ये है कि तुम्हारा निकाह उस्मान खान से और कैरिश का निकाह उस्मान खान के छोटे भाई कंगन से कर दिया जाएगा। अब बोलो, इस सिलसिले में तुम दोनों बहनें क्या कहती हो? तुम अपनी जिस आरा, जिस फैसले का इजहार करोगी वही मैं और तुम्हारी बहन जायसी जाकर तुम्हारे बाबा से कह देंगे। पर एक बात याद रखना, तुम्हारे बाबा ने यहां तक कह दिया है कि तुम दोनों बहनों में से किसी ने भी इस ख्वाहिश की तकमील से इनकार किया तो तुम्हारा बाबा इस सिलसिले में जबर और सख्ती से भी काम ले सकता है। यहां तक कहने के बाद फूना रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, मेरी अजीज बहनों, तुम्हारे बाप ने यह भी फैसला किया है कि तुम्हारी आरा जानने के बाद मैं अपने कुछ साथियों और मुसल्ला दस्तों के साथ उस्मान खान की तरफ जाऊंगा, उससे इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। अगर उसने हमारी इस तजवीज से इनकार कर दिया तो फिर हमारे और सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के दरमियान ना खत्म होने वाली जंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हम हर सूरत में समरकंद, बुखारा और तिरमज शहर वापस लेने के साथ साथ अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को भी अपने सामने जेर करके रहेंगे। और अगर तुम्हारे बाबा की इस तजवीज से उस्मान खान ने इत्तेफाक कर लिया तो फिर उस्मान खान और उसके भाई कंगन को यहाँ बुलाया जाएगा। उस्मान खान का निकाह जोजन तुम्हारे साथ, कैरिश का कंगन के साथ होगा, लेकिन सिर्फ निकाह होगा, तुम दोनों को रुखसत नहीं किया जाएगा, इसलिए कि निकाह के बाद तुम्हारा बाबा उस्मान खान के सामने ये मामला पेश करेगा कि पहले वो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की बेटी को तलाक देकर फारिग कर दे। जब वो ऐसा करेगा तब तुम दोनों बहनों को पूरे शाहाना वकार के साथ रुखसत किया जाएगा और खलात से समरकंद भेज दिया जाएगा। बस तुमसे यही कुछ कहने आया था, अब तुम जो कुछ कहना चाहती हो कहो। उस मौके पर जोजन ने फिर जायसी और फूना की नजर बचाकर अपनी एक उंगली से कैरिश की रान को दबाया। शायद ये जोजन का इशारा था कि तुम चुप रहो। साथ ही वो बोल उठी थी, मैं कैरिश की बड़ी बहन हूँ, मेरी और इसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं, और फिर हम दोनों बहनें क्योंकि ज्यादा अरसा तक इकट्ठी रही हैं, एक दूसरे के मिजाज, एक दूसरे की तबीयत से भी खूब वाकिफ है, लिहाजा कैरिश की तरफ से मैं ही जवाब दूंगी और कैरिश को इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं होगा। अगर ये फैसला हमारे बाबा ने किया है कि मेरा निकाह उस्मान खान से और कैरिश का उसके छोटे भाई कंगन से कर दिया जाए तो फिर फूना मेरे भाई, आप जा सकते हैं और जाकर बाबा से कह सकते हैं कि हम दोनों बहनों को बाबा का ये फैसला बाखुशी मंजूर है। उस मौके पर कैरिश ने चौंकने के अंदाज में जोजन की तरफ देखा था। जोजन ने फिर अपनी उंगली से उसकी रान को दबाते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसके साथ ही फोना और जायसी दोनों उठ खड़े हुए। फिर फोना बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी अजीज बहनों, तुम दोनों ने ये फैसला देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। अब मैं बाबा के पास जाता हूँ, उसे तुम दोनों के इस फैसले से आगाह करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये फैसला सुनकर बाबा मुझे आज ही अपने मुहाफिज दस्तों के साथ समरकंद की तरफ रवाना कर देंगे। उसके साथ ही फूना और उसकी बीवी जायसी दोनों इत्मीनान का इजहार करते हुए जोजन की ख्वाबगाह से निकल गए थे। फूना और जायसी के जाने के थोड़ी ही देर बाद कैरिश आतिश फिशा की तरह भड़क उठी। पहले अपनी जगह से उठकर सामने वाली नशिस्त पर हो बैठी, फिर जोजन को मुखातिब करके इंतहाई गुस्से और गजबनाकी में कहने लगी, ये तुमने मेरे मुतालिक क्या फैसला दे दिया? तुम बार बार मेरी रान पर उंगली दबाकर मुझे खामोश रहने का इशारा करती रही, इस बिना पर मैं अपने जज्बात का इजहार ना कर सकी। आखिर तुमने मेरी तरफ से यह फैसला कैसे दे दिया कि मैं उस्मान खान के छोटे भाई कंगन के साथ शादी करने पर तैयार हूं?
मैं उसके मुंह पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूं और तुमने मेरी तरफ से हामी भर ली है। यहां तक कहने के बाद कैरिश रुकी, फिर पहले की निस्बत जरा तल्ख लहजे में कहने लगी, क्या तुम मुझे इस बिना पर शहाबुद्दीन से महरूम करना चाहती हो कि तुमने खुद भी उसे चाहा था और फिर मेरी चाहत की वजह से तुमने अपनी उस चाहत को वापस ले लिया? क्या फिर शहाबुद्दीन से तुम्हारी चाहत जाग उठी है और मुझे उसका साथी बनते नहीं देख सकती हो? यहां तक कहने के बाद कैरिश जब खामोश हुई तो जोजन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक चपत लगाई, फिर कहने लगी, सारी उम्र बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगी। इस मौके पर अगर तुम कंगन के साथ शादी करने से इनकार कर देती तो याद रखना बाबा तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर देते। तुमने फूना की गुफ्तगू सुनी ना थी, उसने आते ही कह दिया था कि बाबा ने जो फैसला किया है, अगर उस फैसले से हमने रूगर्दानी की या उस फैसले को हमने मानने से इनकार कर दिया तो बाबा हम दोनों पर सख्ती भी कर सकते हैं। मेरी अजीज बहन, मैंने तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मोहब्बत के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। अगर मैंने तुम्हारे जज्बात के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करनी होती तो मैं शुरू से ही शहाबुद्दीन की तरफ रागिब रहती, उसे अपनी जिंदगी का मरकज बना लेती, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत में पसपाई इख्तियार की। अब तुम मुझ पर ही शक करने लग गई हो। अब जो कुछ मैं कहने लगी हूं गौर से सुनना। बेवकूफ लड़की, मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफ से हामी भरी है। देखो, हम दोनों बहनों के हाँ करने पर जहां बाबा मुतमईन रहेंगे वहां फूना पहले समरकंद का रुख करेगा। उसे पहले समरकंद तो जाने दो। हो सकता है उस्मान खान मेरा अपने लिए और तुम्हारा अपने भाई कंगन के लिए रिश्ता लेने से ही इनकार कर दे, इसलिए कि उसकी शादी अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की बेटी खान सुल्तान से भी हो चुकी है। मेरा यह भी अंदाजा है कि वो किसी भी सूरत खान सुल्तान को तलाक देकर फारिग नहीं करेगा, इसलिए कि अगर वो ऐसा करता है तो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह भड़क उठेगा, उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा और उस्मान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर उस्मान खान इनकार कर देता है तो फिर तेरा और मेरा मसला भी हल हो जाएगा। इस वक्त बाबा मेरा रिश्ता उस्मान को और तुम्हारा रिश्ता कंगन को इसलिए देना चाहता है कि वो उस्मान खान को अलाउद्दीन ख्वारजम शाह से तोड़कर अपने साथ मिलाना चाहता है। इस मौके पर अगर हमने इनकार कर दिया तो याद रखना हमारा बाप उस रिश्ते को भी भूल जाएगा जो उसके और हमारे दरमियान है और हम पर ऐसी सख्ती करेगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। इस बिना पर तुम्हारे और अपने रिश्ते के लिए हाँ करना एक तरह से मेरा दुरुस्त फैसला है और मसलहत वक्त भी इसी में है। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, फिर सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, मेरी बहन, अगर उस्मान खान ने मेरा और तुम्हारा रिश्ता लेने से इनकार कर दिया तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। ना तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत होगी, ना मैं परेशान होंगी। और अगर उसने मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी भर ली तो फिर हम कोई दूसरा कदम उठाएंगी। उस सूरत में कैरिश मेरी बहन, सबसे पहले मैं तुम्हारे यहां से भागने का कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगी। मैं चाहूंगी कि तुम किसी ना किसी तरह यहां से भागकर शहाबुद्दीन के पास पहुंच जाओ, वहां तुम महफूज हो जाओगी और शहाबुद्दीन की साथी की हैसियत से पुरसकून जिंदगी बसर करोगी। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे यह कुर्बानी देना होगी कि ना चाहते हुए भी उस्मान खान की बीवी बनूं। मैं चाहती हूं जब उस्मान खान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की बेटी खान सुल्तान को तलाक देने के बाद मुझसे शादी करेगा तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ख्वारजम शाह जरूर उसको मौत के घाट उतारेगा। ऐसी सूरत में बेवा होना मेरा मुकद्दर बनेगा। उसके बाद मैं कहीं गोशागिरी और तन्हाई की जिंदगी बसर करती रहूंगी। पर मैं खुलकर अपने बाप से इस रिश्ते से इनकार भी नहीं कर सकती। इनकार करूंगी तो कहां जाऊंगी? मेरी बहन, तुम्हारे सामने शहाबुद्दीन है जिसके पास जाकर तुम महफूज हो सकती हो। मेरे सामने शहाबुद्दीन जैसी कोई मंजिल नहीं है जहां जाकर मैं महफूज रह सकूंगी। लिहाजा समझती हूं कि जो फैसला मैंने अपने और तुम्हारे मुतालिक किया है उसी में हम दोनों की बेहतरी है। क्या तुम ये सारी गुफ्तगू सुनकर मेरे इस फैसले से इत्तेफाक करती हो? कैरिश जोजन की उस गुफ्तगू से किसी हद तक मुतमईन हो गई थी, फिर आगे बढ़ी, जोजन को गले लगाया और कहने लगी, जोजन मेरी बहन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके साथ ही कैरिश ने जोजन को अपने साथ लिपटा लिया था। जवाब में जोजन ने उसके सर को बोसा दिया, उसके गाल पर प्यार दिया, फिर कहने लगी, बस अब सारे मामले को भूल जाओ, जो कुछ हुआ यूं जानो वो एक ख्वाब था। जोजन मजीद कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी बात काटते हुए कैरिश बोल उठी, मेरी बहन, क्या इस सिलसिले में हम अपनी माँ को एतमाद में ना ले? कैरिश के उन अल्फाज पर जोजन चौंक सी पड़ी थी। घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, साथ ही उसकी आवाज बुलंद हुई थी, कैरिश मेरी बहन, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। तुम जानती हो हमारी माँ हमारे बाप पर अंधा एतमाद और भरोसा रखती है। माजी के बहुत से वाकया तुम्हारे जहन में महफूज होंगे जब हमने कभी सच्ची बात भी कही और हमारे बाप ने कोई ऐसा मशवरा दिया जो गलती पर मबनी था और जिसमें हमारा नुकसान था, तो हमारी माँ ने हमेशा आंखें बंद करके अंधे भरोसे से काम लेते हुए हमेशा हमारी मुखालफत ही की। इस बिना पर मैं तुम्हें तनबीह करती हूँ कि भूलकर इस बात की भनक भी माँ के कानों में ना पड़ने देना। अगर ऐसा तुम करोगी तो याद रखना शहाबुद्दीन से हमेशा के लिए महरूम हो जाओगी। मेरा यह भी अंदाजा है अगर तुमने इस मामले में अम्मा से मशवरा करने की कोशिश की
तो अम्मा सारा मामला बाबा के सामने पेश कर देगी और फिर तुम्हारी हालत बड़ी बुरी होगी। मैं अभी से कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारे हालात बाबा पर खुल गए तो वो तुम पर पहरा बिठा देंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारी मंजिल शहाबुद्दीन मसूद नहीं रहेगा, कंगन होगा। जोजन की उस गुफ्तगू से कैरिश मुतमईन और खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, अच्छा मेरी बहन, लानत भेजो इस मामले पर। यह राज हम दोनों बहनें आपस में ही रखेंगी, अम्मा से इस सिलसिले में मशवरा नहीं करेंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसकी भनक हमारी बहन जायसी और उसके शोहर फोना को भी नहीं होनी चाहिए। कैरिश के खामोश होने पर जोजन मुस्कुराई और कहने लगी, तुम ठीक कहती हो। साथ ही जोजन कैरिश का हाथ पकड़ते हुए उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अब इन बातों को भूल जाओ, आओ अस्तबल की तरफ चलें कि हमारा घुड़दौड़ का वक्त हो गया है। कैरिश ने जोजन के उन अल्फाज से इत्तेफाक किया था, जस्त लगाने के अंदाज में वो भी उठ खड़ी हुई थी। पहले दोनों बहनों ने घुड़दौड़ की तैयारी की, फिर वो दोनों अस्तबल का रुख कर रही थी। हाकिम समरकंद उस्मान खान एक रोज अपने छोटे भाई कंगन और दूसरे कुछ रुफाका के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि ऐसे में उसका एक सालार उसके कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। फिर उस्मान खान को मुखातिब करके कहने लगा, खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान का दामाद फूना यहाँ आया है और आपसे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद है। फूना का नाम सुनकर उस्मान खान और उसका छोटा भाई कंगन दोनों चौंके थे। लम्हा भर के लिए दोनों ने गौर से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कोई फैसला किया। यहां तक कि उस्मान खान अपने उस सालार को मुखातिब करके कहने लगा, फूना अकेला है या उसके साथ कुछ साथी भी हैं? इस पर सालार कहने लगा, उसके साथ काफी मुसल्ला साथी हैं जिन्हें हमारा एक सालार मुस्तकर की तरफ ले गया है। फूना इस वक्त अकेला है और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। उस्मान खान के पास उस वक्त जो उसके साथी बैठे हुए थे, हाथ के इशारे से उसने उन्हें फारिग कर दिया था, लिहाजा उसका इशारा पाते ही वो वहां से निकल गए थे। जबकि उस्मान खान ने अपने भाई कंगन खान को वहीं बैठे रहने का इशारा दिया था। उसके बाद उस्मान खान उठा। जब वो उस कमरे से बाहर निकला तो बाहर फूना खड़ा था। उसे देखते ही उस्मान मुस्कुरा दिया, आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, फिर उसका हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया। उसे देखते ही कंगन भी खड़ा हो गया था। कंगन भी आगे बढ़कर फूना से गले मिला। फिर दोनों भाइयों ने फूना को उन नशिस्तों के दरमियान बिठा लिया जहां वो पहले बैठे हुए थे। गुफ्तगू का आगाज खुद उस्मान खान ने ही किया और फूना की तरफ देखते हुए कहने लगा, फूना, तुम्हारा आना किसी इल्लत किसी मकसद के बगैर नहीं, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम किस मकसद के लिए आए हो। उस मौके पर फूना ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, अगर तुम जान चुके हो कि मैं किस गरज से आया हूं तो फिर गुफ्तगू का आगाज करो। उस्मान खान, तुम एक अरसे से मेरे दोस्त चले आ रहे हो। मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारी बेहतरी भलाई के लिए करूंगा। अब मेरी आमद पर तुमने जो कुछ अंदाजा लगाया है उसका इजहार करो, फिर जो मैं कहना चाहता हूं वो कहूंगा। उस मौके पर उस्मान खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, तुम्हारी आमद से मैं ये अंदाजा लगाता हूं कि तुम्हारे बादशाह गौर खान को मेरी शादी का इल्म हो गया है। फूना, जहां तक समरकंद का ताल्लुक है तो ये खबर अब बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं ये भी जानता हूं कि समरकंद के सुल्तान ख्वारजम शाह के हाथों फतह होने के बाद एक अरसा मैं ख्वारजम में रहकर आया हूं और वहां मैंने सुल्तान की बेटी से शादी भी कर ली है। अब वो मेरी बीवी की हैसियत से मेरे साथ ही रह रही है। नाम उसका खान सुल्तान है। फूना, गौर खान को इस बात का सदमा और दुख तो होना चाहिए कि समरकंद उसके हाथों से निकल गया, लेकिन यकीनन उसे इस बात का दुख और अफसोस नहीं होगा कि मैंने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की बेटी से शादी कर ली है। उस्मान खान यहां तक कहने के बाद रुका, कुछ सोचा। उसके बाद वो फूना की तरफ देखते हुए कहने लगा, फूना, मैं ये भी जानता हूं कि जितना अरसा मैंने समरकंद से बाहर ख्वारजम में कयाम किया है, इस दौरान तुम्हारे बादशाह गौर खान ने अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा दिया था और उस अरसे में उसने अपनी अस्करी कुव्वत और ताकत को बहाल कर लिया है। अब फिर उसकी ताकत अपने अरूज और जोबन पर आ चुकी है। मुझे ये भी खबरें मिल चुकी हैं कि गौर खान अब आने वाले दौर में पूरी ताकत और कुव्वत के साथ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह के खिलाफ हरकत में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो नुकसान पहुंचेगा ही, गौर खान भी तबाही और बर्बादी के तूफान से महफूज ना रह सकेगा। फूना, अगर तुम मुझे यह धमकी देने आए हो कि मैं पहले की तरह समरकंद शहर को गौर खान के तहत कर दूं और उसके एक आमिल की हैसियत से काम करूं, तो मैं तुम पर इंकशाफ करूं कि मैं तो बड़ी नरमी बड़ी फरमा बरदारी के साथ गौर खान के एक आमिल की हैसियत से काम कर रहा था। समरकंद को मैंने उसका मती और फरमा बरदार बनाकर रखा था, लेकिन उन ताल्लुकात के दरमियान दरार खुद गौर खान ने पैदा की। उन ताल्लुकात के सामने दीवार गौर खान ने ही खड़ी की। उसने पहले मुझे अपनी बेटी जोजन का रिश्ता दिया, उसके बाद कोई वजह बताए बगैर ये रिश्ता मुनक़ते कर दिया। अगर वो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देकर वजह बताए बगैर मुनक़ते कर सकता है तो मैं भी समरकंद के हाकिम की हैसियत से उसे वजह बताए बगैर समरकंद उसकी अमलदारी से निकालकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की अमलदारी में शामिल कर सकता हूं और मुझे ऐसा करने का हक हासिल है। यहां तक कहने के बाद उस्मान खान रुक गया था। जब तक वो बोलता रहा, फूना चुपचाप बैठा रहा।
बस गाहे बगाहे हल्की हल्की मुस्कुराहट में उसकी तरफ देख लेता था। जब उस्मान खान खामोश हुआ तब फूना ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मजीद कुछ कहना चाहते हो या अपने दिल की भड़ास निकालकर जो कुछ कहना चाहते थे कह चुके हो? जवाब में उस्मान खान भी मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं फूना, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका, अब तुम कहो क्या कहना चाहते हो। फूना ने खनकारते हुए गला साफ किया। उचटती हुई एक निगाह बारी बारी उसने उस्मान खान और कंगन पर डाली। उसके बाद कहने लगा, मेरे दोनों अजीज भाइयों, मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबरें लेकर आया हूं। उस्मान खान, जहां तक तुम्हारा यह अंदाजा है कि हमारे बादशाह ने अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत को बहाल कर लिया है, तो तुम्हारा यह अंदाजा गलत नहीं है। लेकिन वो किसी भी मौके पर, किसी भी सूरत में अपनी अस्करी कुव्वत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने जो जोजन का रिश्ता तुमसे मुनक़ते किया था, अपने उस फेल, अपने उस अमल पर वो नादिम है। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। अब मुझे उसने अपनी उस गलती का अजाला करने के लिए ही भेजा है। उस्मान खान, गौर खान की निगाहों में तुम एक पसंदीदा शख्सियत हो। गौर खान ही नहीं, उसके सारे अमायदीन सल्तनत भी तुम्हें अपना एक हर दिल अजीज आमिल और सालार समझते हैं। हर कोई तुमसे मोहब्बत करता है। उस्मान खान, अगर ऐसा ना होता तो जिस वक्त तुम सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह के साथ समरकंद से निकलकर ख्वारजम की तरफ चले गए थे, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में गौर खान जरूर समरकंद पर हमलावर होकर किस्मत आजमाई की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब जबकि गौर खान की ताकत और कुव्वत अपने अरूज पर आ गई है, तब भी वो तुम्हारे खिलाफ हरकत में आ सकता था। उस्मान खान, समरकंद हमारे कई मुस्तकर से करीब पड़ता है, जबकि ख्वारजम इससे दूर है। अपनी अस्करी कुव्वत को अरूज पर लाने के बाद गौर खान अगर चाहता तो तुम पर हमलावर होकर समरकंद पर कब्जा करके तुम्हें गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं अपने मरकजी शहर अखलात से तुम्हारे लिए मोहब्बत और खैर सिगाली का पैगाम लेकर आया हूं, और जो पैगाम मैं लेकर आया हूं, मेरा दिल कहता है उस्मान खान और कंगन, तुम दोनों उसे सुनकर खुश हो जाओगे। उस्मान खान, मैं ये तो पहले ही बता चुका हूं कि गौर खान ने जो अपनी बेटी जोजन का रिश्ता तुमसे मुनक़ते किया था, उस पर वो नादिम और शर्मिंदा है। अब मुझे उसने जो पैगाम देकर भेजा है वो गौर से सुनना। गौर खान चाहता है कि जोजन की शादी तुमसे कर दे और अपनी छोटी बेटी कैरिश को तुम्हारे छोटे भाई कंगन के अक्द में दे दे। अब बोलो तुम दोनों भाई क्या कहते हो? फूना के उन अल्फाज पर लम्हा भर के लिए उस्मान खान के चेहरे पर हैरत और ताज्जुब के आसार नमूदार हुए। फिर उसने जुमानी अंदाज में अपने भाई कंगन की तरफ देखा। निगाहों ही निगाहों में दोनों भाइयों ने कोई फैसला किया। उसके बाद उस्मान खान सोचो विचार में पड़ गया था। यहां तक कि फूना ने फिर उससे मुखातिब किया, उस्मान खान, तुम्हारी खामोशी बताती है कि जो कुछ मैंने कहा है तुम उस पर एतबार नहीं कर रहे। जो कुछ मैंने कहा है, अगर तुम्हें उस पर भरोसा नहीं तो तुम दोनों मेरे साथ अखलात चलो। मैं तुम दोनों की सलामती, तुम दोनों के तहफ्फुज का जामिन होगा। वहां तुम दोनों भाइयों का निकाह जोजन और कैरिश से होगा। लेकिन एक बात मैं तुम पर वाज़ेह कर दूं कि फिलहाल तुम दोनों भाइयों का निकाह होगा। जोजन और कैरिश को रुखसत करके तुम्हारे साथ नहीं भेजा जाएगा। निकाह करने के बाद तुम दोनों भाई वापस समरकंद आ जाओगे। गौर खान चाहता है कि जब तुम अपनी पहली बीवी यानी सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की बेटी को फारिग कर दोगे तो फिर जोजन को तुम्हारे पास समरकंद भेज दिया जाएगा। कैरिश भी उसके साथ कंगन की बीवी की हैसियत से समरकंद पहुंच जाएगी। यहां तक कहने के बाद फूना रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, उस्मान खान, निकाह के साथ ही अगर गौर खान जोजन और कैरिश दोनों को रुखसत करके समरकंद भेज दे तो तुम्हारे लिए अनगिनत मसाइल खड़े हो जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की बेटी खान सुल्तान और जोजन एक साथ तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह ही नहीं सकती। दोनों में उलझने और नाइत्तेफाकी पैदा होगी। हर रोज तकरार और झगड़ा होगा। इस तरह दोनों का उलझाव तुम्हारे लिए दर्द सर बनकर रह जाएगा और हम ऐसा नहीं चाहते। उस्मान खान, जब तुम खान सुल्तान को फारिग कर दोगे तो फिर जोजन के साथ तुम खुशगवार जिंदगी बसर कर सकोगे। तुम जानते हो कि गौर खान की ममलुकत में कोई भी लड़की हुस्नो जमाल, खूबसूरती और आला शख्सियत में जोजन का मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जोजन और कैरिश दोनों को देख रखा है। गो कैरिश भी इंतहा दर्जे की खूबसूरत है, लेकिन अपनी आला शख्सियत और अपने हुस्नो जमाल में वो भी जोजन का मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह जब जोजन तुम्हारी बीवी की हैसियत से समरकंद पहुंचेगी और खान सुल्तान फारिग होकर ख्वारजम जा चुकी होगी तो जोजन तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बनाकर रख देगी। अब मामला तुम्हारे हाथ में है, जैसा चाहो करो। फूना की उस गुफ्तगू के जवाब में कुछ देर तक उस्मान खान खामोश रहा। उसकी खामोशी को देखते हुए फूना फिर बोल उठा, जहां तक मेरा अंदाजा है अब तुम इन सोचों में पड़ गए होगे कि जब तुम दोनों मेरे साथ निकाह के लिए हमारे मरकजी शहर अखलात जाओगे तो कहीं गौर खान तुम दोनों के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई ना करे और अपनी बेटियां तुम दोनों के निकाह में देने की बजाय कहीं तुम्हें जिंदान में न डाल दे। उस्मान खान, मुझ पर एतमाद करो, गौर खान हरगिज ऐसा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं तुम दोनों का साथ दूंगा और जिस तरह तुम चाहो मैं कसम खाकर कह सकता हूं
कि इस मामले में गौर खान बिल्कुल मुखलिस है और बड़ी नेक नियति के साथ अपनी दोनों बेटियों को तुम दोनों के निकाह में देना चाहता है। फूना जब खामोश हुआ तब उस्मान खान तफक्कुरात का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं इस बात से खौफजदा नहीं हूं कि जब मैं और कंगन तुम्हारे साथ अखलात जाएंगे तो गौर खान अपनी बेटियों के रिश्ते देने की बजाय हमें जिंदान में डाल देगा, बल्कि मैं तो इस वजह से फिक्रमंद हूं कि मैं खान सुल्तान को फारिग करने का क्या बहाना बनाऊं। जवाब में फूना भी कुछ देर खामोश रहा, कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, उस्मान खान, ये मामला कोई इतना पेचीदा और मुश्किल नहीं है। तुम आहिस्ता आहिस्ता खान सुल्तान के हर काम में कीड़े निकालना शुरू कर दो, उसकी हर बात, उसके हर फेल पर तनकीद करो। आहिस्ता आहिस्ता उसके और तुम्हारे दरमियान तनाव, तकरार और एक उलझन पैदा होती चली जाएगी और उसी उलझन को तुम तूल देते जाओ, खान सुल्तान से बार बार नफरत का इजहार करते चले जाओ। इस तरह मामला खुद ही भागता हुआ तलाक की नौबत तक पहुंच जाएगा। अब बोलो तुम क्या कहते हो। उस्मान खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, फूना, जो तजवीज तुम लेकर आए हो वो अच्छी है, लेकिन इस मौके पर मैं भी एक तजवीज पेश करता हूँ। वो ये कि पहले मैं तुम्हारे साथ अखलात जाऊंगा, मेरा भाई कंगन यहीं रहेगा। मेरी बीवी खान सुल्तान तुम्हें नहीं जानती, लिहाजा उसे खबर नहीं होगी कि कौन मुझसे मिलने आया है और ना उसे बताया जाएगा कि गौर खान का दामाद यहाँ आया है। तुम 2 दिन यहाँ कयाम करो। इस दौरान मैं खान सुल्तान से कहूंगा कि मैं कुछ अस्करी अमूर के सिलसिले में समरकंद से चंद दिन के लिए बाहर रहना चाहता हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में कंगन यहाँ के सारे काम को संभालेगा और मैं जल्द ही लौट आऊंगा। इस तरह उससे मैं ये बहाना करके तुम्हारे साथ अखलात जाऊंगा, जोजन से निकाह करके वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मैं खान सुल्तान के साथ तनाव और उलझाव का मामला शुरू कर दूंगा। इस दौरान मैं कंगन को अखलात भेज दूंगा, वहां इसका निकाह कैरिश से हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। फिर जब मेरे और खान सुल्तान के ताल्लुकात कशीदा हो जाएंगे और ये कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच जाएगी तो मैं खान सुल्तान को तलाक देकर वापस नहीं भेजूंगा, किसी तरीके से उसका खात्मा करने की कोशिश करूंगा और उसके खात्मे के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह को यह कहला भेजा जाएगा कि खान सुल्तान घोड़े से गिरकर हलाक हो गई है। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए मेरे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेगा। खान सुल्तान भी रास्ते से हट जाएगी, जो पेशकश तुम लेकर आए हो उसकी भी तकमील हो जाएगी। इसके बाद मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह से ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ते कर लूंगा। समरकंद उसकी अमलदारी से निकालकर गौर खान की अमलदारी में शामिल करने का ऐलान कर दूंगा और जोजन और कैरिश दोनों को ब्याह कर हम समरकंद ले आएंगे और जिस तरह मैं और गौर खान माजी में मिलकर समरकंद और दूसरे शहरों का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, इसी तरह समरकंद की हिफाजत का इंतजाम कर लेंगे। उस्मान खान की उस गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू पर फूना बड़ा मुतमईन और खुश हुआ था। अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए आगे बढ़कर उसने उस्मान खान को गले लगा लिया था। उस मौके पर उस्मान खान और कंगन भी बेहद खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर फूना अलहदा हुआ और उस्मान खान को मुखातिब करके कहने लगा, इस वक्त मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मैं जिस मकसद के लिए आया था उसमें कामयाब हुआ हूँ, लिहाजा मेरे अजीज भाई, मैं यहाँ कयाम नहीं करूंगा, फौरन वापिस जाना चाहूंगा और गौर खान से जाकर कहूंगा कि जो मुहिम उसने मेरे जिम्मे की थी उसे मैंने कामयाबी के साथ सर कर लिया है। इस पर उस्मान खान ने ताज्जुब से फूना की तरफ देखा और कहने लगा, फूना, चंद दिन तो हमारे यहाँ रुको, कयाम करो, हमें खिदमत और तवाज़ो का मौका दो। फूना ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मेरे भाई, ना मैं थका हुआ हूँ ना ही मेरे साथी और हमारे घोड़े पिछली मंजिल पर हम आराम कर चुके हैं। मैं अभी यूं जानो तुम दोनों भाइयों के पास से उठकर वापसी का सफर शुरू कर दूंगा। तहम इस मौके पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ अखलात का रुख करोगे ताकि तुम्हारे और जोजन के निकाह का एहतमाम कर दिया जाए। फूना के उस इस्तिफसार पर उस्मान खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, फूना, अगर तुम आज ही जाने का इरादा कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुझे समरकंद से अखलात की तरफ जाने के लिए चंद दिन की मोहलत चाहिए। इस सिलसिले में मैं अपनी बीवी खान सुल्तान से बात करके उसे मुतमईन करके उसके बाद मैं अखलात का रुख करूंगा। उस्मान खान के उन अल्फाज के जवाब में फूना कहने लगा, उस्मान खान, अगर ये बात है तो फिर मुझे अपने हाथ से एक तहरीर लिख दो जिसमें मेरे साथ होने वाली गुफ्तगू की तफसील तहरीर कर दो ताकि मैं वो तहरीर गौर खान को दिखाकर उसे मुतमईन कर सकूं। इस तरह तुम्हारी तरफ से उसका दिल साफ हो जाएगा। उस्मान खान ने उसे कबूल कर लिया। फूना को उसने अपने हाथ से तहरीर लिख दी। ये तहरीर उसने गौर खान के नाम लिखी, जिसमें अपनी माजी की गलतियों की माफी मांगने के साथ साथ आइंदा के लिए उसने गौर खान का मती और फर्मा बरदार रहने का अहद किया था और साथ ही उसकी बेटी जोजन से शादी करने पर भी आमादगी का इजहार कर दिया था। इस तरह फूना वो तहरीर लेकर समरकंद से वापस अखलात की तरफ चला गया था। चंद दिन का वक्फा डालकर उस्मान खान भी अखलात की तरफ गया, गौर खान की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे अपने गुज़िश्ता रवैये की माफी मांगी और गौर खान ने खुश होकर अपनी बेटी जोजन का निकाह उससे कर दिया था, लेकिन रुखसती बाद में करने का वादा किया।
उस सूरत हाल को मुअर्रिखीन ने बड़ी तफसील के साथ कुछ इन अल्फाज में बयान किया है। उस्मान खान ने गौर खान से नदामत का इजहार किया। उसने गौर खान से बजरिया खतो खिताबत माजरत भी की। गौर खान को जो सुल्तान अलाउद्दीन के हाथों शिकस्त हुई थी उस पर रंज और अफसोस का इजहार किया। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि उस्मान खान की माजरत और उसके रवैये को गौर खान ने गनीमत जाना और अपनी बेटी को उसके निकाह में दे दिया। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उस्मान खान और गौर खान के बिगाड़ की वजह यही थी कि गौर खान ने उस्मान खान की शादी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और वो एक तरह से नाराज होकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से मिल गया था। अब चूंकि गौर खान की बेटी से शादी की उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी, तो निकाह के बाद जब वो वापस समरकंद आया तो उसने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी खान सुल्तान से नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया था। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उस सूरत हाल के नतीजे में उस्मान खान ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी से बदसलूकी करना शुरू कर दी। चुनाचे उस बेगुनाह लड़की की जान उस्मान खान के सलूक से अजाब में आ गई थी। तुर्किस्तान का तातारी बादशाह कशली खान एक रोज अपने भाई बगरिश खान, अपने बड़े सालारों दाद बेग और तफ्तार खान के अलावा कुछ दूसरे सालारों और अपनी ममलुकत के सरकर्दा लोगों के साथ बैठा हुआ था। कुछ देर अपने सामने बैठे सारे साथियों का जायजा लेता रहा, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, माजी में खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान ने हमारे बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हमने कई मौके पर उससे टकराकर अपने इलाके वापस लेना चाहे, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें उसमें कामयाबी हासिल ना हुई। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम गौर खान पर जरब लगाएं और माजी में अपनी ताकत और कुव्वत के बलबोते पर जो इलाके उसने हमारे अबाव अजदाद और हमसे छीने हैं वो उससे वापस लेने के साथ साथ उसके कुछ इलाकों पर भी कब्जा करने की कोशिश करें। यहां तक कहने के बाद कशली खान जब रुका तब उसकी सल्तनत का कोई अहम रुकन अपनी जगह पर उठा और कशली खान को मुखातिब करके कहने लगा, कशली खान, मैं समझता हूं गौर खान पर जरब लगाने के लिए इससे बेहतर मौका हमें कभी मुयस्सर न होगा। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने न सिर्फ गौर खान से तिरमज, बुखारा और समरकंद जैसे अहम शहर छीन लिए हैं, बल्कि कई मौके पर उसके बहुत से लश्करों को पे दर पे शिकस्तें देकर उसकी अस्करी हैसियत को भी कमजोर कर दिया है। मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ने गौर खान के लश्कर को कभी तिरमज शहर से बाहर, कभी बुखारा और कभी समरकंद के नवाह में बदतरीन शिकस्तें दी। हत्ता कि उसने जो अपना एक बहुत बड़ा लश्कर अपने दामाद फूना की सरकर्दगी में अलाउद्दीन की सल्तनत में दाखिल होने के लिए रवाना किया था, उस लश्कर की भी अक्सरियत को मुसलमानों ने मौत के घाट उतार दिया। और फिर हद ये कि गौर खान ने जो उससे भी बड़ा लश्कर समरकंद में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर जरब लगाने के लिए भेजा था, उसमें से भी बहुत सौ को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्ता कि गौर खान के लश्करियों के सालारे आला तानिकों को भी गिरफ्तार करके सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने मरकजी शहर ख्वारज़म भेज दिया। अब चूंकि एक तरह से सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गौर खान की कमर तोड़कर रख दी है, लिहाजा इस वक्त अगर हम अपने लश्कर के साथ हरकत में आए और गौर खान पर हमलावर हों तो गौर खान को बदतरीन शिकस्त देकर हम उससे न सिर्फ अपने इलाके वापस ले सकते हैं बल्कि उसके कुछ इलाकों पर भी कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। यहां तक कहने के बाद कशली खान की सल्तनत का वो रुकन जब खामोश हुआ तब कशली खान का बड़ा सालार तफ्तार खान अपनी जगह पर उठा। सल्तनत के जिस रुकन ने यह मशवरा दिया था चंद सानियों तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कशली खान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथी ने जो मशवरा दिया है मैं समझता हूं यह कतई तौर पर नामुनासिब है। अगर कोई यह ख्याल करता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हाथों शिकस्त खाने के बाद गौर खान की अस्करी कुव्वत में कमजोरी और नातवानी के आसार पैदा हो गए हैं तो यह अपने आप को फरेब देने के अलावा कुछ नहीं। यह बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूं कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने कई मौके पर गौर खान के कई लश्करों को बदतरीन शिकस्तें दी और उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतारकर अपनी फतहमंदी का ऐलान किया और गौर खान से 3 बड़े और अहम शहर भी छीन लिए। इसके बावजूद अगर हम ये ख्याल करें कि गौर खान की अस्करी कुव्वत की कमर टूट गई है और अगर हम इस मौके पर हमलावर हों तो अपने इलाके उससे वापस ले सकते हैं, ये सारी उम्मीद खुद फरेबी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। यहां तक कहने के बाद तफ्तार खान रुका, दम लिया। उसके बाद कशली खान को मुखातिब करते हुए वो फिर कह रहा था, गौर खान पर जरब लगाने के लिए ये वक्त, ये मौका मुनासिब नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से मुख्तलिफ मौके पर टकराव के बाद उसकी अस्करी ताकत में ज़ौफ आया था, लेकिन यह भी तो देखें कि उसकी सल्तनत कहां से कहां तक फैली हुई है। उसके इलाके एक तरफ सहराए गोभी को मस करते हैं तो दूसरी तरफ मावराउल नहर का सारा इलाका उसकी गिरफ्त में है और फिर उसे अपनी अस्करी ताकत बहाल करने का मौका भी खूब मिला। जिस वक्त समरकंद फतह करने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ख्वारज़म गया
तो समरकंद के हाकिम उस्मान खान को भी अपने साथ ले गया। वहां उसने उस्मान खान के साथ अपनी बेटी की शादी की और कुछ अरसा वहां जश्न मनाया जाता रहा। गौर खान ने उस मौके को गनीमत जाना। उस दौरान उसने बिल्कुल चुप की चादर ओढ़ ली और अंदर ही अंदर अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत को बहाल करता रहा। और अब तक जो खबरें हमारे मुखबिर उससे मुतालिक लाए हैं वो ये हैं कि गौर खान ने अपनी अस्करी ताकत पहले से दुगनी कर ली है। और उसके अलावा उसे जो बहुत ज्यादा तकवीयत मिली है वो ये कि समरकंद का हाकिम उस्मान खान, जिसने गौर खान से ताल्लुकात मुनक़ते करके सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के साथ ताल्लुकात बहाल किए थे और समरकंद भी उसके हवाले कर दिया था, जवाब में खुश होकर ख्वारज़म शाह ने अपनी बेटी खान सुल्तान की उससे शादी कर दी। लेकिन उसके बाद के हालात पर भी निगाह रखी जाए, उस सूरत हाल को गौर खान भी जेर गौर लाया। चूंकि किसी दौर में गौर खान ने अपनी बेटी का रिश्ता उस्मान खान को देने का वादा किया था, जब वो उस वादे से फिर गया और अपनी बेटी का रिश्ता उस्मान खान को देने से इनकार कर दिया, तब उस्मान खान इंतकामी तौर पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से मिल गया। लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आई हैं, जिन्हें आखिरी खबरें कहा जा सकता है, वो ये कि उस्मान खान एक बार फिर गौर खान के साथ जा मिला है। उसे अपने साथ मिलाने के लिए गौर खान ने उसे अपनी बेटी का रिश्ता देने की हामी भर ली थी। और जो खबरें हमारे मुखबिरों ने बताई हैं उनके मुताबिक उस्मान खान गौर खान के मरकजी शहर अखलात गया था। वहां उसका निकाह उसने अपनी बेटी से कर दिया है, लेकिन रुखसती बाद में होगी। अब गौर खान की बेटी से निकाह करने के बाद उस्मान खान वापस समरकंद पहुंच गया है और अपनी बीवी यानी सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी खान सुल्तान को उसने तंग करना शुरू कर दिया है। लिहाजा इन हालात में अगर हम गौर खान पर हमलावर होते हैं तो याद रखिएगा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए कि गौर खान की ताकत और कुव्वत तो पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। साथ ही समरकंद का हाकिम उस्मान खान भी उसका साथ देगा। लिहाजा ऐसी सूरत में गौर खान के खिलाफ हमारी कामयाबियों की बहुत कम उम्मीद है। यहां तक कहते कहते कशली खान के बड़े सालार तफ्तार खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कशली खान की ममलुकत का एक और अमीर अपनी जगह पर उठा और तफ्तार खान को मुखातिब करके कहने लगा, तफ्तार खान, जो कुछ तुमने कहा है ये अपनी जगह दुरुस्त है। इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि सिर्फ गौर खान ने ही हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि हमें मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ देखना चाहिए। वो भी हमारे बहुत से इलाकों पर कब्जा जमाए बैठा है। अगर गौर खान ने अपनी ताकत और कुव्वत में बेहद इजाफा कर दिया है तो फिर हमें ऐसा क्यों ना करना चाहिए कि गौर खान से अपने ताल्लुकात बेहतर और रफीकाना बनाने चाहिए और उसके साथ मिलकर मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर जरब लगानी चाहिए। और माजी में ख्वारज़म शाह ने हमारे जिन इलाकों पर कब्जा किया था, गौर खान की मदद से वो इलाके बासानी हम वापस ले सकते हैं। जब वो अमीर यहां तक कहने के बाद अपनी नशिस्त पर बैठ गया, तब कचली खान ने मुस्कुराते हुए अपने सालार तफ्तार खान की तरफ देखा और कहने लगा, अब बोलो तफ्तार खान, तुम क्या कहते हो? जवाब में तफ्तार खान ने अपने होंठों पर जबान फेरी और कहने लगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात यह कि गौर खान हमारे साथ इत्तेहाद करेगा ही नहीं। अगर कर भी ले तो ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि हम और गौर खान मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और गौर खान की मदद से अपने मफतूहा और मकबूजा इलाके वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसके दो खदशात उठेंगे। अगर हम गौर खान को अपने साथ मिलाते हैं और हमें और गौर खान को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ कामयाबियां हासिल होती है तो याद रखना हमारे वो इलाके जो बहुत जरखेज और पैदावार में सरे फहरिस्त हैं और जो इस वक्त गौर खान के कब्जे में है, वो तो गौर खान के पास ही रहेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास जो हमारे इलाके हैं वो पैदावार के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन गौर खान के साथ मिलकर जब हम अपने इलाके वापस लेंगे तो याद रखिएगा गौर खान उन इलाकों में से हमसे कुछ इलाके हासिल करने का तकाजा करेगा। साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को अपने सामने जेर करने के लिए वो हमसे किसी बड़ी रकम का तकाजा भी कर सकता है। ये पहला खदशा है। दूसरा खदशा यह है कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास काफी बड़ा लश्कर है और एक अच्छा लश्कर रखने के साथ साथ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास बड़े उम्दा और नायाब किस्म के सालार हैं। वो कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करके हमें और गौर खान दोनों को शिकस्त दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा गौर खान तो अपने इलाकों की तरफ भाग जाएगा, उससे अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह बाद में निपटेगा। चूंकि हमने गौर खान से इत्तेहाद करके अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर चढ़ाई की होगी, लिहाजा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपना गुस्सा, अपना गजब दूर करने के लिए पहले हमें अपनी गजबनाकी का हदफ बनाएगा और ऐसा हदफ बनाएगा कि हमारे इलाकों में दूर तक तुर्को ताज करता चला जाएगा। इसलिए कि जब हम उसके हाथों शिकस्त उठा जाएंगे तो कहीं भी हम उसकी राह ना रोक पाएंगे। इसलिए खदशा है कि वो हमारे इलाकों के अंदर दूर तक यलगार करता हुआ हमारे मरकजी शहर तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा अलाउद्दीन की वजह से हमारी ममलुकत का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा।
यहां तक कहते कहते तफ्तार खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कशली खान बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें ये दोनों तजवीज़ें कबूल नहीं हैं तो फिर तुम खुद ही कहो कि इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए। जवाब में तफ्तार खान ने लम्हा भर के लिए कशली खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने साथी सालार दारबग और आपके भाई बगरिश खान से सलाह मशवरा कर लूं। इसके बाद मैं बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। कशली खान ने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। उस मौके पर कशली खान का दूसरा सालार दारबग तफ्तार खान के बाएं जानिब था, जबकि कशली खान का छोटा भाई बगरिश खान उसके दाएं जानिब बैठा हुआ था। लिहाजा वो अपनी नशिस्त पर बैठकर दोनों से सलाह मशवरा करने लगा था। तीनों कुछ देर तक राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद पहले की तरह तफ्तार खान अपनी नशिस्त पर उठ खड़ा हुआ और कशली खान को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने अपने साथियों दारबग और बगरिश खान के सामने एक तजवीज पेश की थी। मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूं कि मेरी उस तजवीज से उन दोनों ने मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया है, और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम उस तजवीज पर अमल करें तो गौर खान ही नहीं, मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ भी हमारी कामयाबी और कामरानी यकीनी है। अपने सालार आला तफ्तार खान के उन अल्फाज पर कशली खान बेहद खुशी का इजहार कर रहा था। कुछ देर मुस्कुराता रहा, फिर खुशकुन अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुमने जो तजवीज दारबग और बगरिश खान के सामने पेश की है, मैं भी सुनूं कि वो क्या है और उसमें हमारी किस कदर भलाई और बेहतरी है। कशली खान के खामोश होने पर तफ्तार खान ने कहना शुरू किया, आप जानते हैं कि समरकंद के हाकिम उस्मान खान ने गौर खान की बेटी से निकाह कर लिया है। ये कोई छोटा कदम नहीं, एक बहुत बड़ा फैसला है। गौर खान की बेटी से निकाह करके उस्मान खान ने एक तरह से आग और खून के हैजान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। साथ ही हमारे मुखबिर ये भी खबरें लाए हैं कि गौर खान की बेटी से निकाह करने के बाद उस्मान खान अपनी बीवी यानी अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी को तंग करने लगा है। उस पर उसने जुल्म और जोर रवा रखना शुरू कर दिया है और ये सारी बातें हमारे हक में जाती हैं। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी को मेरे ख्याल में अभी तक खबर नहीं है कि उस्मान खान ने गौर खान की बेटी से निकाह कर लिया है। जिस दिन उसे उसकी खबर होगी तो वो ज्यादा दिन तक उस्मान के सख्त रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पहला कदम ये उठा सकती है कि उस्मान खान को उसके रवैये के सामने तुर्की बा तुर्की जवाब दे सकती है, और अगर उसने अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रखते हुए खुद ऐसा ना किया तब वो पूरे हालात की इत्तला अपने बाप को कर सकती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस रोज अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को यह खबर हो गई कि उस्मान खान ने गौर खान की बेटी से निकाह करने के बाद उसकी बेटी के साथ सख्त रवैया शुरू कर दिया है, उस पर उसने मजालिम रवा रखने शुरू कर दिए हैं, तो वो उस्मान खान के उस रवैये को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि मैं कहता हूं वो आग बगोला हो जाएगा। हो सकता है पहले वो उस्मान खान को समझाने की कोशिश करे और उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करे, लेकिन उस्मान खान अब दूर जा चुका है। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बात नहीं मानेगा। अगर ऐसा होना होता तो उसकी बेटी से वो सख्त रवैया शुरू ना करता। लिहाजा उस्मान खान के सख्त रवैये की वजह से हालात में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हो सकती है। यहां तक कहने के बाद तफ्तार खान रुका, कुछ सोचा, फिर वो कह रहा था, सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी खान सुल्तान जब उस्मान खान के उस रवैये की शिकायत अपने बाप से करेगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान पर चढ़ दौड़ेगा। ऐसी सूरत में खिता के तुर्क यकीनन ख्वारज़म शाह के मुकाबले में उस्मान खान की मदद को लपकेंगे। उस मकसद के लिए अगर गौर खान खुद न आया तो अपने किसी बहुत बड़े लश्कर से वो उस्मान खान की मदद जरूर करेगा। जब ऐसा होगा तो याद रखिएगा, समरकंद के नवाह में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और गौर खान के लश्कर आपस में टकराएंगे। दोनों एक दूसरे को जेर करने के लिए अपनी पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर देंगे। इम्कान है कि उस टकराव के नतीजे में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह फतहमंद होकर निकलेगा, इसलिए कि माजी में कई मौके पर वो गौर खान के लश्करियों को शिकस्त देता रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, वो ये कि गौर खान की निस्बत अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के पास बेहतर और इंतहाई आजमूदा कार, दलेर और जानिसार सालार हैं, जो न सिर्फ तजर्बाकार और ना तजर्बाकार दोनों किस्म के लश्करियों से काम लेना बेहतर जानते हैं, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हुनरमंदी से लेस हैं। उस मौके पर हम एक कदम उठाएंगे। अगर उस जंग में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह फतहमंद होता है, फतह के बाद गौर खान से अपनी शराइत मनवाने के बाद जब वो वापस ख्वारज़म चला जाएगा, तब हालात को सामने रखते हुए हम अपने लश्कर के साथ हरकत में आएंगे, गौर खान पर चढ़ दौड़ेंगे। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से टकराने की वजह से गौर खान की ताकत कमजोर हो चुकी होगी, लिहाजा हम गौर खान से न सिर्फ अपने मफ्तूहा इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि गौर खान से कुछ ऐसी शराइत मनवाने में भी कामयाब हो जाएंगे जिसमें हमारे लिए सूदमंदी हो। उसके बाद हालात को देखते हुए हम दो कदम उठा सकते हैं। पहला यह कि अपनी और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की अस्करी कुव्वत का मुवाजना करेंगे। अगर उस ताकत का तवाजुन हमारे हक में हुआ
तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से बराह रास्त टकराएंगे और गौर खान की तरह उससे भी अपने इलाके वापस लेकर रहेंगे। और अगर हमने ये देखा कि उस मौके पर तन्हा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से टकराना हमारे लिए सूदमंद नहीं है, तो फिर हम गौर खान को जेर करने के बाद उसे अपने साथ मिलाएंगे, सिर्फ अपने इलाके अपने पास रखेंगे, बाकी इलाके वापस कर देंगे। इस तरह उसका दिल हमारी तरफ से साफ हो जाएगा और उसे साथ मिलाकर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ हरकत में आएंगे। ऐसी सूरत में यकीनन हम अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से अपने इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। यहां तक कहने के बाद तफ्तार खान कुछ देर तक सवालिया से अंदाज में कशली खान की तरफ देखता रहा। जवाब में कशली खान अभी तक मुस्कुरा रहा था। फिर तफ्तार खान अपनी जगह पर बैठ गया, यहां तक कि उस कमरे में तातारियों के बादशाह कशली खान की आवाज सुनाई दी थी। तफ्तार खान, जो कुछ तुमने कहा है उससे तुम्हारी जानिसारी और फिदाकारी, तुम्हारी हुब्बुल वतनी और वतन परवरी की झलक साफ दिखाई देती है। मैं तुम्हारी तजवीज से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। अब हम इंतजार करते हैं और तुम्हारी तजवीज के मुताबिक ही अमल करते हुए एक तरफ खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान से, दूसरी तरफ मुसलमानों के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से अपने इलाके वापस लेने की कोशिश करेंगे। कशली खान के उन अल्फाज से उसके सारे सालार ही नहीं, दूसरे अमायदीन सल्तनत भी मुतमईन और खुश हो गए थे। फिर कशली खान ने वो इजलास खत्म कर दिया था। सहपहर के करीब जोजन तेज तेज कदम उठाती हुई कैरिश के कमरे में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे से फिक्रमंदी और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उसकी ये हालत देखते हुए कैरिश खुद भी फिक्रमंद हो गई थी। वो जिस नशिस्त पर बैठी हुई थी उस नशिस्त पर खड़ी हो गई और बड़ी फिक्रमंदी से जोजन की तरफ देखने लगी थी। कमरे में दाखिल होने के बाद जोजन ने दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए थे। तेजी से आगे बढ़ी, एक नशिस्त पर बैठ गई, साथ ही कैरिश के शाने पर हाथ रखते हुए उसे भी अपने साथ बिठा लिया। उस मौके पर जोजन गुफ्तगू का आगाज करना चाहती थी कि बड़ी राजदारी में कैरिश ने उसे मुखातिब किया। जोजन, मेरी बहन, खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि कोई गैर मामूली वाकया पेश आया है या पेश आने वाला है। कैरिश के खामोश होने पर जोजन कहने लगी, कैरिश मेरी बहन, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, वाकई ये गैर मामूली वाकया पेश आने वाला है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बाबा, अम्मा, जायसी और भाई फूना के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। मैं उनके दरमियान तो नहीं बैठी हुई थी, लेकिन उस कमरे से बाहर खड़े होकर उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उन्होंने फैसला किया है कि कल एक कासिद समरकंद की तरफ रवाना किया जाएगा, वहां से कंगन को यहाँ बुलाया जाएगा, उससे तुम्हारे निकाह का एहतमाम कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं तुमसे कहती हूँ कि कबल इसके कि वो मौका आए, अपनी जान इन लोगों से बचाकर भाग जाओ। सीधा ख्वारज़म का रुख करो। शहाबुद्दीन मसूद इन दिनों वही है, उसके पास जाकर उसे अपनी जिंदगी का साथी बना लेना और उसके साथ खुशगवार जिंदगी बसर करना। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, फिर पहले की निस्बत बड़े राजदाराना अंदाज में कहने लगी, आज शाम से कुछ पहले तुम घोड़ दौड़ के लिए अकेली निकलना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। घोड़ दौड़ पर निकलने से पहले एक चर्मी खुरजीन में अपनी जरूरत का सारा सामान और फालतू कपड़े डाल लेना और उसे घोड़े की जीन के साथ बांधकर घोड़ दौड़ के लिए निकलना। कुछ देर तक हस्बे साबिक अपने घोड़े को दौड़ाते रहना, फिर उसका रुख मोड़कर दरियाए आमू का रुख करना और जिस कदर जल्द मुमकिन हो दरिया को पार करके ख्वारज़म की तरफ चली जाना। यहां तक कहने के बाद जोजन रुकी, फिर कहने लगी, कैरिश मेरी बहन, अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना, जो गुफ्तगू मैंने बाबा, अम्मा, फूना और जायसी के दरमियान सुनी है, उसके मुताबिक वो हर सूरत में तुम्हारा निकाह कंगन से कराने की कोशिश करेंगे। उनकी गुफ्तगू से मुझे ये भी इशारे मिले हैं कि शायद बाबा को इस बात की भनक पड़ गई है कि तुम कंगन से शादी करने पर रजामंद नहीं होगी। लिहाजा इस सिलसिले में बाबा अपनी बात मनवाने के लिए यकीनन तुम पर सख्ती और जबर करेंगे। क्या उस जबरदस्ती और जबर के सामने तुम झुककर शहाबुद्दीन की बजाय कंगन को अपनी जिंदगी का साथी बनाने की रजामंदी का इजहार कर दोगी? जोजन के उन अल्फाज पर कैरिश गुस्से में बिफर गई थी। कहने लगी, जोजन मेरी बहन, कैसी बातें करती हो? मेरी जिंदगी की मंजिल शहाबुद्दीन है, कंगन नहीं। शहाबुद्दीन को हासिल करने के लिए मैं कज़ा के सागर में भी छलांग लगा सकती हूँ, लेकिन कंगन के साथ समरकंद का रुख नहीं कर सकती। मेरी बहन, मैं तुम्हारी ममनून और शुक्रगुजार हूं कि रूनमा होने वाले हालात से पहले ही तुमने मुझे आगाह कर दिया है। अब तुम लोगों की नजरें बचाकर अपने कमरे की तरफ चली जाना। मैं चाहती हूं कि जब मैं यहां से भागूं तो मेरे भागने के सिलसिले में तुम पर शुबा ना किया जाए, और इस सिलसिले में मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई हर्फ आए। बहरहाल तुम्हारी इस तजवीज के मुताबिक मैं आज यहां से भाग निकलूंगी। कैरिश के उन अल्फाज से जोजन भी खुश हो गई थी, लिहाजा अपनी जगह से उठकर वो दाएं बाएं देखती हुई अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई थी। उस गुफ्तगू ने कैरिश को फिक्रमंद और परेशान कर दिया था, ताहम वो अपने कमरे में ही पड़ी रही। एक बड़ी खुरजीन में उसने अपना सामान डालकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। शाम से थोड़ी देर पहले वो लोगों की निगाहें बचाकर अस्तबल की तरफ गई।
खुरजीन वहां रखी। पहले घोड़े पर जीन डाली, फिर खुरजीन को भी जीन से बांधा, घोड़े पर सवार हुई और फिर घोड़ दौड़ के लिए निकल गई। जिस जगह कैरिश और जोजन हर रोज अपने घोड़ों को दौड़ाया करती थी, कैरिश कुछ देर तक अपने घोड़े को इधर उधर दौड़ाती रही। जब सूरज मगरिब की तरफ झुकते हुए सुर्खी माइल होने लगा, तब कैरिश ने अपने दाएं बाएं देखा, फिर घोड़े को एड़ लगाकर अखलात शहर से बाहर ही बाहर उसे सर पर दौड़ाती हुई वो उस शाहरा का रुख कर रही थी जो दरियाए आमू की तरफ जाती थी। जिस वक्त दूर मगरिब में सूरज गरूब हो रहा था और दरियाए आमू की तरफ जाती हुई मटियाली शाहरा पर रोशनी अपने दामन को मुकम्मल तौर पर समेटती हुई सायों को दराज कर गई थी, कैरिश अपने घोड़े को सर पर दौड़ाती हुई अखलात शहर से लगभग 2 फरसंग के फासले पर गई होगी कि अचानक उसके सामने शाहरा पर कुछ सवार नमूदार हुए और उसकी राह रोक खड़े हुए। ये सूरत हाल कैरिश के लिए गैर मुतवक्के थी। अपने घोड़े की बागें खींचते हुए कैरिश ने उसे रोक लिया। राह रोकने वालों को वो पहचान गई थी। वो उसके बाप के मुहाफिज दस्तों के लश्करी थे। उस मौके पर गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए कैरिश अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गई। तब राह रोकने वालों में से एक इंतहाई नरमी से उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, यूं जानो हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ना ले जाओ, हम खुद से इधर नहीं आए। तुम्हारे बाबा को किसी ने इस तरह तुम्हारे भागने की खबर कर दी है, लिहाजा उसने पहले से ही हमें तुम्हारी राह रोककर तुम्हें पकड़कर उसके पास ले जाने का हुक्म दे दिया था। लिहाजा हम हुक्म के पाबंद हैं। हमें मजबूर ना करना कि हम तुम पर सख्ती करें। हालांकि तुम्हारे बाप ने हमें इजाजत दे रखी है कि अगर तुम हमारी बात ना मानो तो हम हर सख्ती और जबर से काम लेते हुए तुम्हें पकड़कर उसके पास ले जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इज्जत और एहतराम के साथ हमारे दरमियान रहते हुए वापिस अखलात शहर की तरफ चलो। ये सूरत हाल कैरिश के लिए बड़ी अफसुर्दा और मायूस कुन थी। वो जानती थी कि वो उसे भागने नहीं देंगे, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उसके भागने की खबर उसके बाप को कैसे हो गई। कुछ सोचते हुए उसने अपनी तलवार के दस्ते से हाथ हटा लिया, फिर उसने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे मोड़ लिया था। इस तरह राह रोकने वाले वो मुसल्ला जवान कैरिश को अपने नरगे में लेकर अखलात शहर का रुख कर रहे थे। वो मुसल्ला जवान कैरिश को अखलात के कसर में लाए। कैरिश जब अपने घोड़े से उतरी तब कुछ जवान उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। फिर उनमें से एक कहने लगा, आप यहाँ थोड़ी देर रुके, फिलहाल आप जा नहीं सकती। कैरिश अजीब से कश्मकश में मुब्तला थी, वहां रुक गई। उस मौके पर एक मुसल्ला जवान आगे बढ़ा। उसके घोड़े को पकड़कर उसने अस्तबल में बांध दिया था। उसका दहाना और जीन उतार दी थी, साथ ही जीन के साथ बंधी हुई कैरिश की खुरजीन भी खोल ली थी। फिर वो कैरिश को लेकर कसर के अकबी हिस्से की तरफ गए। वो कैरिश को उसकी ख्वाबगाह की तरफ लेकर नहीं गए थे। 2 मुसल्ला जवानों ने कसर के पुश्ती हिस्से में एक कमरा खोला जिसका दरवाजा जिंदान के दरवाजों की तरह आहनी सलाखों जैसा था। शायद ये कमरा शाही कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कमरे के अंदर आराम करने और जरूरियात का दूसरा पूरा सामान था। कैरिश चुप थी। वो जान गई थी कि उसकी हैसियत उस कमरे में एक कैदी किसी होगी। जो लश्करी उसकी खुरजीन उठाए हुए था वो भी कमरे में दाखिल हुआ और कमरे के अंदर जो मसहरी लगी हुई थी खुरजीन उसने उसके ऊपर रख दी। फिर सब वहां से चले गए। उनमें से एक ने कमरे को बाहर से कुफ्ल लगा दिया था। ऐन उसी वक्त गौर खान और उसकी बीवी दोनान कसर के एक कमरे में बैठे हुए थे। उस मौके पर दोनान ने अजीब सी परेशानी में गौर खान को मुखातिब करते हुए पूछा, आपको कैसे खबर हो गई कि कैरिश मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन मसूद को पसंद करती है और कंगन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगी और भाग खड़ी होगी? दोनान के उस इस्तफसार पर गौर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, हमारी ममलुकत के अंदर कुछ ऐसे वाकयात रूनमा हुए थे जिन्होंने मुझे शक व शुबे में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा मैंने अपने सालार के जिम्मे यह काम लगाया था कि वो ये जानने की कोशिश करे कि हमारे अंदर रहते हुए मुसलमानों के लिए कौन काम करता है। उस सालार ने अपने मखसूस साथियों के साथ तहकीक करने के बाद चंद रोज पहले मुझे पूरी तफसील बता दी थी। इस बिना पर मैं मोहतात हो गया था, लेकिन मैंने तुमसे जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता था कि अमली तौर पर कुछ हो, फिर तुम्हें एतमाद में लूं। तुम्हें याद होगा कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपना एक सफीर मेरी तरफ भिजवाया था जो रात ही रात भाग गया था। उसे भागने में कैरिश ने मदद दी थी और उस मदद में हमारी दूसरी बेटी जोजन भी शामिल थी। ये बात मुझे मेरे मुखबिर बता चुके हैं। इसके अलावा मुखबिरों ने मुझे ये भी बता दिया है कि जिस वक्त अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तिरमज पर हमला किया था तो ये दोनों बहनें खास मकसद के तहत लश्कर में शामिल हुई थी। जिस वक्त हमारे लश्कर को शिकस्त हुई थी तो ये भाग सकती थी, लेकिन जानबूझकर यह असीर हुई और उसी असीरी के दौरान इन दोनों बहनों ने शहाबुद्दीन से मुलाकात करके तवील गुफ्तगू की थी। मुसलमानों के सफीर के हाथ ही कैरिश ने शहाबुद्दीन मसूद को पैगाम भिजवाया था
कि हमारा एक लश्कर तानिकों की सरकर्दगी में समरकंद और दूसरा फुना की सरकर्दगी में ख्वारजम शाह के इलाकों का रुख करेगा। लिहाजा उसके पैगाम के जवाब में शहाबुद्दीन एक लश्कर लेकर निकला और फुना को शिकस्त दी और हमारे सारे मकासिद पर पानी फेर कर रख दिया। यहां तक कहने के बाद गौर खान रुका, फिर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटियां मेरे अलावा मेरी ममलुकत के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगी। इस मौके पर मैं जोजन से कोई बाजपुर्स नहीं करूंगा, इसलिए कि उसका निकाह उस्मान खान से हो चुका है। लेकिन अब मैं उसे ज्यादा दिन यहां नहीं रखूंगा। चंद दिन तक उसे भी समरकंद रवाना कर दूंगा, वो अपने शोहर के पास जाकर रहे। अगर मैं उसके खिलाफ हरकत में आता हूं तो फिर बात बिगड़ जाएगी, उस्मान खान भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। लिहाजा जोजन की उन सारी हरकत को मैं फरामोश करते हुए चंद दिन तक कुछ मुसल्ला दस्तों के साथ समरकंद की तरफ रवाना कर दूंगा। जहां तक कैरिश का ताल्लुक है तो उसी के सिलसिले में मैंने तुम्हें बुलाया है। कैरिश मेरी बेटी है, छोटी बेटी की हैसियत से वो हमेशा मुझे सबसे ज्यादा अजीज रही है मेरी बेटियों में से, क्योंकि जोजन सबसे ज्यादा खूबसूरत, दराज कद और आला शख्सियत के मालिक है और मैं जानता हूं तुम अपनी बेटियों में जोजन ही को सबसे ज्यादा पसंद करती हो। लिहाजा जो गुफ्तगू मेरे और तुम्हारे दरमियान हो रही है उसका जिक्र किसी भी सूरत जोजन से ना करना। उस पर हमने ये जाहिर करना है जैसे वो इस काम में मुलव्विस ही नहीं है। हम दोनों ने मिलकर एक तरह से कैरिश को राह रास्त पर लाना है। वो मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि वो बुरे और बदतरीन हालात का सामना करे। मैं कल कुछ कासिद समरकंद की तरफ रवाना करूंगा और वहां उस्मान खान को पैगाम भेजूंगा कि वो अपने भाई कंगन को हमारे पास भेज दे। उसकी आमद पर कंगन और कैरिश के निकाह का एहतमाम कर दिया जाएगा। अब तुम मेरे कहने पर कैरिश के पास जाओ, उसे समझाओ कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, हम भी उस पर मिट्टी डाल देंगे। उसने अपनी हुकूमत और अपने बाप के खिलाफ जो कुछ किया उसे भी हम फरामोश कर देंगे, बशर्ते कि वो कंगन के साथ रिश्ता जोड़ने पर अपनी आमादगी और खुशी का इजहार कर दे। जब तक कंगन यहाँ नहीं आता उस वक्त तक कैरिश उस जिंदान नुमा कमरे में रहेगी। हाँ, कंगन की आमद तक अगर वो उसके साथ रिश्ता जोड़ने पर आमादा रही, फिर यह रिश्ता जोड़कर कंगन के साथ कैरिश और जोजन दोनों को मुहाफिज दस्तों के साथ रवाना कर दिया जाएगा। अगर वो इस रिश्ते से इनकार करे तो फिर उसे साफ बता देना कि मौत के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। यहां तक कहने के बाद गौर खान रुका, फिर दोबारा बड़े गौर से अपनी बीवी दोनान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम अभी और इसी वक्त कैरिश के पास जाओ, रूनमा होने वाले पूरे हालात से उसे आगाह करो, फिर मेरी तरफ से उसे पैगाम देना कि अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता कंगन की बीवी की हैसियत से समरकंद की तरफ जाना और दूसरा रास्ता कब्रिस्तान का रुख करता है। इन दोनों रास्तों में से जिसका वो चाहे इंतखाब कर ले, हम उसे उसी रास्ते पर रवाना कर देंगे। गौर खान जब खामोश हुआ तब दोनान कुछ देर तक दुख भरे अंदाज में बैठी रही, फिर इंतहाई तासुफ आमेज अंदाज में कहने लगी, मैं हैरान, परेशान और फिक्रमंद हूं कि मेरी ये दोनों बेटियां इस कदर बड़ा कदम उठा सकती हैं, अपने बाप अपनी सल्तनत के खिलाफ साजिश कर सकती हैं। अगर आपने मना ना कर दिया होता तो मैं इस सिलसिले में सख्ती के साथ जोजन से ही बात करती। ठीक है, मैं जोजन को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ और वो शुरू से ही मेरी पसंदीदा और हर दिल अजीज बेटी रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो कैरिश के साथ मिलकर अपनी सल्तनत और अपने बाप के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाए और हम बिल्कुल उसकी उस हरकत को फरामोश कर दें। बहरहाल आपके कहने के मुताबिक मैं जोजन से तो कोई बात नहीं करूंगी, कैरिश से इस मौजू पर जरूर बात करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर ना समझी तो फिर मैं समझूंगी मौत उसका मुकद्दर है और उस सिलसिले में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। दोनान की उस गुफ्तगू से गौर खान खुश हो गया था। फिर उसने आवाज देकर अपने चौबदार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि कुछ मुसल्ला जवानों को दोनान के साथ उस कमरे में भेजे जिसमें कैरिश को रखा गया था। इस पर चौबदार दोनों को ताजीम देता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने साथ कुछ मुसल्ला जवानों को लेकर आया और फिर कैरिश की मां दोनान उन मुसल्ला जवानों के साथ उस कमरे की तरफ होली जिसके अंदर कैरिश को रखा गया था। दोनान मुसल्ला जवानों के साथ उस कमरे के सामने आकर रुकी। एक मुसल्ला जवान ने लोहे की सलाखों पर मुश्तमिल दरवाजे का कुफल खोला। दोनान अंदर दाखिल हो गई। उस वक्त कैरिश इंतहाई अफसुर्दा हालत में मसहरी पर लेटी हुई थी। अपनी मां को आते देखकर वो बैठ गई थी। मुसल्ला जवान दरवाजे के सामने से हटकर एक तरफ खड़े हो गए थे। दोनान आगे बढ़ी, मसहरी पर बैठ गई। पहले कैरिश को अपने साथ लिपटाया, उसका मुंह और सर चूमा। उस मौके पर कैरिश ने किसी रद्द अमल का इजहार ना किया था। फिर दोनान ने गुफ्तगू का आगाज किया और कैरिश को मुखातिब करके कहने लगी, बेटी तूने ये क्या किया कि अपने बदतरीन दुश्मन शहाबुद्दीन के साथ अपनी मोहब्बत के ताल्लुकात को उस्तवार किया और उसकी खातिर अपने बाप और अपनी ममलुकत को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। उसके बाद दोनान ने थोड़ी देर पहले गौर खान से जो गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील कैरिश से कह दी थी।
दोनान जब खामोश हुई तब कैरिश बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगी, माँ, जो फैसला मैंने किया वो दुरुस्त था। इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में मैंने शहाबुद्दीन मसूद से इंतहा दर्जे की नफरत की थी, लेकिन बाद में जब उसके यहाँ असीर की हैसियत से रही तो मेरे अंदर एक इंकलाब बर्पा हो गया। माँ, तुम मुझसे ज्यादा तजर्बाकार हो। ऐसी तब्दीलियां, ऐसे इंकलाब बर्पा नहीं किए जाते, आपसे आप हो जाते हैं। मुझ पर भी यही बीती, लिहाजा मैं उसकी तरफ माइल हो गई और उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार हो गई। ये मेरे दिल का फैसला था और मैंने अपने दिल के फैसले के सामने अपने आप को खम कर दिया। कैरिश जब खामोश हो गई तब दोनान फिर बोल उठी, मेरी बच्ची, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारा बाप कहता है कि हम भी उसको फरामोश कर देंगे। अब तुम यूं जानो कि शहाबुद्दीन मसूद नाम का कोई शख्स था ही नहीं। अब तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ कंगन से वाबस्ता है। दोनान के उन अल्फाज के जवाब में कैरिश ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, माँ, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? मैं ये कैसे समझ लूं कि शहाबुद्दीन मसूद नाम का कोई शख्स था ही नहीं, जबकि वो मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात पर हावी है। अम्मा, मेरा मुस्तकबिल कंगन से नहीं, शहाबुद्दीन मसूद से वाबस्ता है। उस मौके पर दोनान ने पहले बड़ी नरमी, बड़ी मोहब्बत से काफी देर तक कैरिश को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कैरिश ने उसकी हर बात मानने से इनकार कर दिया तब दोनान भी गुस्से पर उतर आई और कैरिश को मुखातिब करके कहने लगी, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा कहा मान जाओगी, जो कुछ मैं कहूंगी उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन तुम हठ धर्मी और जिद पर कायम हो। और याद रखना, जो फैसले हठ धर्मी पर रहकर किए जाते हैं उन पर हमेशा पिछताना पड़ता है। अब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे हैं। एक रास्ता कंगन के साथ समरकंद की तरफ जाता है और दूसरा कब्रिस्तान का रुख करता है। तुम्हारे बाप का तुम्हारे लिए हुक्म है कि इन दो रास्तों में से तुम जिस रास्ते का चाहो इंतखाब कर लो। अपनी माँ दोनान के उन अल्फाज पर कैरिश के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, अम्मा, अगर मुझे 1000 बार भी जिंदगी मिले तब भी मैं कंगन के साथ समरकंद की तरफ जाने से इनकार कर दूं। अगर मुझे जिंदान में रखकर कंगन को बुलाया गया और मेरा निकाह जबरदस्ती उससे कराने की कोशिश की गई तब भी मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहूंगी कि मैं कंगन को अपनी जिंदगी का साथी बनाने और मानने के लिए तैयार ही नहीं। अगर मुझे जबरदस्ती उसकी जिंदगी का साथी बना भी दिया गया तो अम्मा, एक बात वापस जाकर बाबा से कह देना कि जिस रोज ऐसा हुआ उस रोज मेरे और कंगन दोनों में से किसी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। या तो मैं कंगन का खात्मा कर दूंगी या कंगन मुझे मौत के घाट उतार देगा। यहां तक कहने के बाद कैरिश रुकी, फिर पहले से भी ज्यादा गुस्से और खफगी का इजहार करते हुए दोनान को मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा, जिस तरह अब्बा ने मेरे सामने दो रास्ते रखे हैं, एक रास्ता कंगन के साथ समरकंद की तरफ, दूसरा कब्रिस्तान की तरफ जाता है, तो वापस जाकर अब्बा से कहना मेरे सामने भी दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ख्वारजम की तरफ जाता है जहां शहाबुद्दीन मसूद की सूरत में मेरी मंजिल है, दूसरा रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाता है। मैं इन दोनों रास्तों में से एक का इंतखाब करूंगी। बस इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। अब आप जाएं और मेरे फैसले से जाकर बाबा को आगाह कर दें। दोनान मजबूरन अफसुर्दा सी होकर उठ खड़ी हुई और कमरे से निकल गई। जो मुहाफिज उसके साथ आए थे उन्होंने पहले की तरह कमरे को बाहर से कुफल लगा दिया था। दोनान वापस गौर खान के पास गई और कैरिश के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील उससे कह दी थी। सारी गुफ्तगू सुनकर गौर खान बड़ा मायूस हुआ था, गुस्से और खफगी का भी इजहार किया था। फिर दोनान को उसने आराम करने का मशवरा दिया। दोनान जब उसके पास से निकल गई तब आवाज देकर गौर खान ने अपने चौबदार को बुलाया। चौबदार ने जब दरवाजे पर खड़े होकर उसे ताजीम दी तब हाथ के इशारे से गौर खान ने उसे करीब आने के लिए कहा। चौबदार जब करीब आया तो गौर खान आहिस्ता से उसे मुखातिब करके कहने लगा, अपना कान जरा मेरे करीब करो। चौबदार ने अपना कान जब करीब किया तो सरगोशी के अंदाज में गौर खान कहने लगा, आज रात जहर खुरानी से काम लेते हुए मेरी बेटी कैरिश का खात्मा कर दो। अब तुम जाओ और ये सारा बंदोबस्त करो। उस मौके पर गौर खान के चेहरे पर गजब और गुस्से के आसार थे, जबकि उसके ये अल्फाज सुनकर उसका चौबदार उस कमरे से निकल गया था। रात की गहरी तारीकी में गौर खान के चौबदार ने जहर खुरानी से काम लेते हुए कैरिश का खात्मा कर दिया था। अगले रोज कैरिश की लाश को दफन कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक न हुई कि उस पर क्या बीती, उसका क्या हशर हुआ और वह उस अंजाम को कैसे और किस तरह पहुंची। कैरिश का खात्मा करने के बाद अब गौर खान ने अपनी बेटी जोजन को अपने मरकजी शहर अखलात से समरकंद उस्मान खान के पास भेजने की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसी दौरान समरकंद के हाकिम उस्मान खान से भी कुछ बेएतदालियां और कोताहियां सरजद हुई।
उसकी एक अरसे से ख्वाहिश थी कि गौर खान की हसीनो जमील बेटी से उसकी शादी हो जाए। अब जब उसकी ये देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई तो वह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से बेजारी का इजहार करने लगा। उसी बेजारी के नतीजे में उस्मान खान ने सुल्तान अलाउद्दीन की बेटी खान सुल्तान से बदसलूकी करना शुरू कर दी थी। उस्मान खान की तरफ से खान सुल्तान के साथ ये बदसलूकी और नारवा सलूक इस हद को पहुंच गया था कि उस बेगुनाह लड़की की जान अजाब में पड़ गई थी। और फिर हद से गुजरते हुए उस्मान खान ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जिस वक्त अलाउद्दीन ने अपनी बेटी खान सुल्तान की शादी उस्मान खान से की थी, उस वक्त उसने ख्वारज़मी सिपाह के कुछ दस्ते भी अपनी बेटी के साथ समरकंद रवाना किए थे। गौर खान की बेटी का रिश्ता मिल जाने के बाद उस्मान खान का दिमाग ऐसा खराब हुआ कि वो दस्ते जो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपनी बेटी के साथ समरकंद भिजवाए थे, उन सबको कत्ल करा दिया, उनकी लाशें बाजार में लटका दी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की बेटी पहले ही उस्मान खान के रवैये और उसकी बदसलूकी से तंग और नाला थी। जब उस्मान खान ने ख्वारज़मी सिपाह के दस्तों को भी मौत के घाट उतारकर उनकी लाशें समरकंद के दरवाजों पर लटका दी, तब खान सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उसने समरकंद में रूनमा होने वाले सारे वाकयात लिखकर अपने बाप अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ भेज दिए और बाप से उसने दरख्वास्त की कि वह उस्मान खान को उसकी गुस्ताखी, उसकी बदसलूकी और बदएतदालियों की पूरी पूरी सजा दे। सुल्तान को जब अपनी बेटी का यह खत मिला तब वो बड़ा गजबनाक हुआ। लिहाजा उस्मान खान को सबक सिखाने के लिए वो अपना लश्कर लेकर अपने मरकजी शहर से निकला। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जानता था कि उस्मान खान क्योंकि गौर खान से मिल चुका है, लिहाजा अगर उसने समरकंद पर हमलावर होने की कोशिश की तो गौर खान जरूर उस्मान खान की मदद करेगा। लिहाजा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्कर की अच्छी खासी कुव्वत लेकर समरकंद की तरफ बढ़ा था। दूसरी तरफ जब खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान को खबर हुई कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान पर हमलावर होने के लिए समरकंद का रुख कर रहा है, तब उसने उस्मान खान का दिफा करने का तहिया कर लिया। इसलिए कि उस्मान खान अब उसका दामाद था। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। उस लश्कर का कमांडार आला उसने अपने दामाद फूना को बनाया। उसके मातहत काफी बड़े बड़े सालार किए। उसी लश्कर के अंदर उसने अपनी बेटी जोजन को भी रवाना कर दिया था। गौर खान को पूरा यकीन था कि फूना की सरकर्दगी में जो लश्कर वो समरकंद की तरफ रवाना कर रहा है वो यकीनन फतेहमंद रहेगा। इसलिए कि गौर खान ये उम्मीद रखे हुए था कि जब अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्कर के साथ समरकंद पहुंचेगा तो उसे दो कुव्वतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जब समरकंद के नवाह में पड़ाव करेगा तो बाहर की तरफ से फूना अपने लश्कर के साथ जरब लगाएगा और शहर की तरफ से उस्मान खान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर हमलावर होगा। यूं जब मुसलमानों के सुल्तान पर दो तरफा जरब पड़ेगी तो गौर खान के लश्कर की फतह यकीनी हो जाएगी। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह भी उस सारे हालात को निगाह में रखे हुए था। वो भी जानता था कि जब वो समरकंद पर हमलावर हुआ तो गौर खान अपने लश्कर के साथ जरूर उस्मान खान की मदद करेगा। इसलिए कि उस्मान खान अब गौर खान का भी दामाद था। चुनाचे उन हालात को सामने रखते हुए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने एक सियासी बल्कि जंगी चाल चली। वो बड़ी बर्क रफ्तारी और तेजी से समरकंद की तरफ बढ़ा और समरकंद के नवाह में एक मुनासिब जगह उसने पड़ाव कर लिया था, जहां करीब ही कोहिस्तानी सिलसिला भी पड़ता था। पड़ाव करने के बाद सुल्तान ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उसने अपने चारों तरफ अपने तेज रफ्तार मुखबिर फैला दिए थे ताकि वो समरकंद के नवाह में होने वाली नकलो हरकत के अलावा गौर खान के लश्कर की पेशकदमी से भी उसे मुतला करते रहे। समरकंद पहुंचकर सुल्तान ने दूसरा कदम ये उठाया कि मामला अगर जंग की बजाय सुलह से तय हो जाए तो वो बेहतर है। इसलिए उसने उस्मान खान के भाई कंगन को बुलाया। कंगन सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने तफसील के साथ उससे गुफ्तगू की और धमकी दी कि उस्मान खान को समझाए कि वो राह रास्त पर आ जाए। अगर वो ना आया तो नुकसान उठाएगा बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। पर उस्मान खान अपने भाई कंगन की बात कहां मानने वाला था। उस पर तो गौर खान की हसीन और खूबसूरत बेटी को हासिल करने का भूत सवार था और अब उसे यह भी खबर हो चुकी थी कि गौर खान की बेटी जिससे उसका निकाह हो चुका है वह उसके पास समरकंद आ रही है और साथ ही गौर खान का एक बहुत बड़ा लश्कर भी सुल्तान के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए बर्क रफ्तारी से पेशकदमी कर रहा है। जब कंगन से गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकला तब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने खेमे में अपने सालारों का इजलास तलब कर लिया। जब शहाबुद्दीन मसूद, मंसूर, करतक, अमीनुद्दीन अबू बकर, अमीर मलिक, मोहम्मद बिन अली बिन बशीर और कुछ दूसरे सालार भी सुल्तान के खेमे में जमा हो गए, तब सुल्तान ने उन्हें कंगन से होने वाली गुफ्तगू की नाकामी के अलावा एक तरफ से उस्मान खान और दूसरी तरफ से गौर खान के लश्कर के हमलावर होने की तफसील बता दी थी। इसलिए कि सुल्तान के मुखबिरों ने इतला कर दी थी कि गौर खान का लश्कर बड़ी बर्क रफ्तारी से समरकंद का रुख किए हुए है।
सुल्तान जब खामोश हुआ तब बुजुर्ग और मुअम्मर सालार अमीनुद्दीन अबू बकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपके बुलाने से पहले हम सब एक जगह बैठे इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और हमने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला भी किया है। ये फैसला हमने शहाबुद्दीन मसूद की तजवीज़ पर किया है और शहाबुद्दीन ही ने पेश करने के लिए कहा है। सुल्तान मोहतरम, दुश्मन जरूर हम पर दो तरफ से जरब लगाएगा। एक तरफ से गौर खान का लश्कर जिसकी कमानदारी उसका दामाद कर रहा है और दूसरी तरफ से शहर से बाहर निकलकर उस्मान खान हम पर हमलावर होगा। मुखबिर ये भी बता चुके हैं कि जो लश्कर फूना लेकर आ रहा है उस लश्कर में गौर खान की बेटी भी शामिल है जिसका निकाह उस्मान खान से हो चुका है। हमने बाहम मिलकर इन दो कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए मंसूबाबंदी की है। उसके मुताबिक लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा शहाबुद्दीन मसूद की कमानदारी में हो जबकि मंसूर हस्बे साबिक शहाबुद्दीन के साथ काम करे, इसलिए कि इन दोनों में इंतहा दर्जे का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। फिर ये हमारे ऐसे खुशकिस्मत सालार है कि दुश्मन के जिस हिस्से पर भी इन्होंने यलगार की उसकी शिकस्त और अपनी फतहमंदी को यकीनी बनाया। मुझे उम्मीद है कि जब शहाबुद्दीन और मंसूर फोना से टकराएंगे तो फतह शहाबुद्दीन और मंसूर की झोली ही में पड़ेगी। सुल्तान मोहतरम, दूसरा हिस्सा आपके पास रहेगा। उस हिस्से को मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक हिस्से की कमानदारी मोहम्मद बिन अली के सपुर्द की जाएगी और करतक को उसके साथ रखा जाएगा। यह हिस्सा किसी रोज आधी रात के करीब रात की गहरी तारीकी और अंधेरे में नवाही कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घात में चला जाएगा। सुल्तान मोहतरम, दूसरा हिस्सा आपकी कमानदारी में रहेगा और उस हिस्से में मेरे अलावा आपके मामू अमीर मलिक भी शामिल होंगे। अब हमारी कार्रवाई की इब्तदा कुछ इस तरह होगी। शहाबुद्दीन और मंसूर तो फूना का मुकाबला करने के लिए यहाँ से हटकर मशरिक का रुख करेंगे, ये फूना से टकराएंगे। सुल्तान मोहतरम, हम जानते हैं फूना के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि शहाबुद्दीन और मंसूर उनसे खूब निपटेंगे। जब लश्कर के एक हिस्से को लेकर शहाबुद्दीन और मंसूर यहाँ से हटेंगे उसकी इतला यकीनन उस्मान खान को भी हो जाएगी, लिहाजा वो शहर से बाहर निकलकर हमारे उस हिस्से पर हमलावर होने की कोशिश करेगा जो उस वक्त आपके अलावा मेरे और अमीर मलिक के पास होगा। हम उस्मान खान का मुकाबला करेंगे। इस दौरान हमारे लश्कर का वो हिस्सा जो मोहम्मद बिन अली की कमानदारी में होगा और जो कोहिस्तानी सिलसिले में छुपा होगा वो भी दो तरह की मंसूबाबंदी के लिए तैयार रहेगा। अगर तो उस्मान खान इस कदर लश्कर लेकर आया कि मुझे और आपको उसके सामने से पीछे हटना पड़ा, तब कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर मोहम्मद अली की कमानदारी में जिस लश्कर ने घात लगा रखी होगी वो पुष्ट की जानिब से उस्मान खान पर हमलावर होगा और उसके लश्कर को तहस नहस करके रख देगा। इस तरह उस्मान खान की कुव्वत का जब खात्मा हो जाएगा तब हम पूरे लश्कर के साथ मशरिक की तरफ बढ़ेंगे और फूना का मुकाबला करेंगे। और अगर उस्मान खान के लश्कर का हमने मुकाबला किया और उस मुकाबले के दौरान हमने उस्मान खान को पसपा कर दिया, तब जिस हिस्से ने कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात लगा रखी होगी वो भी बड़ी बर्क रफ्तारी से हरकत में आएगा और समरकंद शहर में दाखिल हो जाएगा। इस तरह हमारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद उस्मान खान जब समरकंद में महसूर होने के लिए बढ़ेगा तो उस वक्त तक हमारे लश्कर ने समरकंद पर कब्जा कर लिया होगा। इस तरह उस्मान खान के लश्कर का खात्मा करके उस्मान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब हम पलटेंगे और फूना का मुकाबला करने के लिए शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर से जा मिलेंगे। यहां तक कहने के बाद अमीनुद्दीन अबू बकर रुका, कुछ सोचा, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अभी तक तो हमने यहीं तक मंसूबाबंदी की है। अगर आप इसके अलावा कोई लाहे अमल चाहते हैं या इसमें तब्दीली चाहते हैं तो इस वक्त हम सब इकट्ठे बैठे हैं, इस तजवीज को आखिरी शक्ल दी जा सकती है। यहां तक कहने के बाद अमीनुद्दीन अबू बकर अपनी जगह पर बैठ गया और सब सालार खामोशी से सुल्तान की तरफ देखते हुए उसके रद्द अमल का इंतजार करने लगे थे। इस दौरान सुल्तान हल्के हल्के मुस्कुराता भी रहा और बड़े गौर से अपने सालारों की तरफ देखता रहा। फिर तौसीफी अंदाज में उन सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, जो फैसला तुमने किया है ये आखिरी है। मेरे ख्याल में फूना और उस्मान खान से निपटने के लिए इससे बेहतर तजवीज फिलहाल हमारे पास है ही नहीं, लिहाजा इसी पर अमल किया जाएगा। इसके बाद सुल्तान ने वो इजलास खत्म कर दिया था। फिर अपने सालारों के साथ मिलकर सुल्तान ने अपनी मौजूदगी में लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दे दिया था। और जब यह देखा गया कि फूना अपने लश्कर को लेकर करीब आ गया है तब आधी रात के वक्त लश्कर का एक हिस्सा मोहम्मद बिन अली और कसदक लेकर कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर जाकर घात में बैठ गए थे, जबकि लश्कर के एक हिस्से के साथ सुल्तान अपने पड़ाव में अमीनुद्दीन अबू बकर और अपने मामू अमीर मलिक के साथ मुस्तैद हो गया था। जबकि शहाबुद्दीन और मंसूर आधे लश्कर को लेकर फूना का मुकाबला करने के लिए निकल गए थे। उस मौके पर उस्मान खान से गलती और जल्दबाजी हुई। उसे जब खबर हुई कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह ने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया है, लश्कर का बड़ा हिस्सा उसने फूना का मुकाबला करने के लिए भेज दिया है और छोटा सा एक लश्कर अपने पड़ाव में रखा है, तो उसने सुल्तान पर हमलावर होकर अपने लिए फवायद हासिल करने का इरादा कर लिया। उस मौके पर उस्मान खान के मुखबिरों से भी एक गलती हुई थी।
उन्हें यह ना पता चल पाया था कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का लश्कर, जिसकी कमानदारी मोहम्मद बिन अली कर रहा था, वो कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घात में बैठ गया है। उन्होंने उस्मान खान को यही इत्तला की थी कि सुल्तान ने अपने पास छोटा सा लश्कर रखा है और लश्कर का बड़ा हिस्सा उसने शहाबुद्दीन और मंसूर की सरकर्दगी में फूना की राह रोकने के लिए रवाना कर दिया है। उस्मान खान भी शहाबुद्दीन मसूद और मंसूर की कारकर्दगी और हरबो ज़र्ब में उनकी महारत से खूब आगाह था। वो उन दोनों ही सालारों से खौफजदा था। जब उसे ये खबर हुई कि दोनों तो फूना का मुकाबला करने के लिए चले गए हैं और सुल्तान के पास एक छोटा सा लश्कर है, तो उसने वो गलती और जल्दबाजी की जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ा। एकदम अगले रोज वो अपने लश्कर के साथ समरकंद शहर से निकला और सुल्तान के लश्कर पर कदम कदम पर जीस्त को सुलगा देने वाली मौत की अंधी चाप की तरह हमलावर हो गया था। उस्मान खान ने अपने तौर पर यह एक इंतहाई अचानक और होलनाक हमला किया था, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन, अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक उस्मान खान के उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। लिहाजा जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी उस्मान खान के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। इसे उस्मान खान की बदकिस्मती कहिए और उसके मुकद्दर का जवाल कि अभी शहाबुद्दीन और मंसूर फूना से टकराए ही नहीं थे, ना ही उसके सामने गए थे कि उसने शहर से निकलकर सुल्तान पर हमला कर दिया। उस्मान खान का ख्याल था कि सुल्तान के पास क्योंकि छोटा लश्कर है जिसके खिलाफ वो कामयाबी हासिल कर लेगा, लेकिन जब सुल्तान ने अमीनुद्दीन अबू बकर और अपने मामू अमीर मलिक के साथ जानलेवा हमले शुरू किए, तब उसके मुकाबले में उस्मान खान और उसके लश्करियों की हालत बदनसीबी के सायों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। अब शायद जबकि शिकस्त उस्मान खान के सामने उसे दिखाई दे रही थी, उसे अपनी गलती और कोताही का एहसास हुआ। अब उसने फैसला किया कि पीछे हटकर और पसपाई इख्तियार करके समरकंद में महसूर हो जाएगा। पर उस्मान खान की मजीद बदकिस्मती कि उसके खिलाफ एक और इंकलाब उठ खड़ा हुआ। जिस वक्त सुल्तान ख्वारज़म शाह और उसके दोनों सालार अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक बढ़ चढ़कर उस्मान खान और उसके लश्करियों पर हमलावर हो रहे थे और उस्मान खान के लश्कर में पसपाई के आसार दिखाई दे रहे थे, ऐन उसी लम्हे मोहम्मद बिन अली बिन बशीर और कज़दक अपने हिस्से के लश्कर के साथ निकले। उस मौके पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। वो उस्मान खान पर पुश्त की जानिब से हमलावर हो गए थे। उस दो तरफा हमले के नतीजे में उस्मान खान और उसके लश्करियों की हालत बड़ी तेजी से जंग आलूद आइनों और सुकून को तरसती दार की सातों से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। इस तरह लम्हों के अंदर उस्मान खान के लश्कर को मुकम्मल तौर पर मौत के घाट उतारते हुए उनका सफाया कर दिया गया था, जबकि उस्मान खान को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। उस मौके पर सुल्तान ने एक जबरदस्त कदम उठाया। उस्मान खान को गिरफ्तार करने के बाद वो अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ। शहर में किसी ने मुजाहमत ना की, लिहाजा सुल्तान उससे बड़ा मुतमईन हुआ। अब सुल्तान ने मोहम्मद बिन अली और कज़दक दोनों को उनके हिस्से के लश्कर के साथ समरकंद में छोड़ा और खुद अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक के साथ फूना के मुकाबले में शहाबुद्दीन मसूद की मदद के लिए रवाना हुआ था। फूना ने जब सामने की तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर को अपने लश्कर के साथ आते देखा, तब उसने अपने लश्कर को रोक लिया और अपनी सफ़े दुरुस्त करनी शुरू कर दी थी। जब शहाबुद्दीन और मंसूर उसके सामने आए और उसे टकराने के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करने लगे, तब फूना बेहद खुश हुआ। उसने देखा जो लश्कर वो लेकर आया था उसके मुकाबले में उस लश्कर की कोई हैसियत ही ना थी जिसकी सफ़े शहाबुद्दीन दुरुस्त कर रहा था। उस मौके पर फूना के चेहरे पर हकारत अंगेज तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस वक्त जो सालार उसके करीब थे उन्हें मुखातिब करते हुए वो कहने लगा, शायद आसमान की बेरोक कुव्वत हमारी मदद पर आमादा है। मुसलमानों का जो लश्कर हमारा मुकाबला करने के लिए हमारे सामने आया है, ये तो लम्हा भर के लिए भी हमारे सामने नहीं ठहर सकेगा, इसलिए कि अददी लिहाज से ये हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। आओ इस पर हमलावर होने में पहल करें, इसे मार भगाएं, इसके बाद इनके सुल्तान पर जरब लगाएं। ये फैसला करने के बाद हर सालार अपने हिस्से के लश्कर के सामने चला गया था। फिर फूना और उसके सालार शहाबुद्दीन और मंसूर के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। जवाब में शहाबुद्दीन और मंसूर ने भी कमाल जुरतमंदी और शुजात का मुजाहरा किया। दिफा तक महदूद रहने की बजाय उन्होंने शुरू ही से जारहियत इख्तियार की और फूना के हमलों का जवाब देते हुए वो भी फूना और उसके लश्करियों पर हमलावर हुए थे। जिस वक्त फूना और शहाबुद्दीन के लश्करों के दरमियान होलनाक जंग अपने अरूज पर आ गई थी, उसी लम्हे एक और इंकलाब, एक और तब्दीली रोनमा हुई। एक तरफ से अचानक सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ। अमीनुद्दीन अबू बकर और उसका मामू अमीर मलिक उसके साथ थे और आते ही सुल्तान फूना के लश्कर के एक पहलू पर अंगारों की बरसात की तरह हमलावर हो गया था। गौर खान का दामाद फूना, जो थोड़ी देर पहले अपनी फतह और अपनी कामयाबी को यकीनी समझे हुए था और शहाबुद्दीन मसूद के लश्कर की किल्लत को देखते हुए उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट भी नमूदार हुई थी, अब वो एक तरह से घबराहट और बददिली का शिकार होना शुरू हो गया था।
इसलिए कि जो ही अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने फूना के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर होते हुए उसके लश्करियों को काटना शुरू किया, सामने की तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर ने भी पहले की निस्बत अपने हमलों में और ज्यादा होलनाकी और शिद्दत पैदा कर ली और वो भी तेजी से फूना के लश्कर की तादाद कम करने लगे थे। दूसरी तरफ फूना के लश्करियों को जब खबर हुई कि सामने की तरफ से सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के नाकाबिले तस्खीर सालार शहाबुद्दीन और मंसूर उन पर हमलावर हो रहे हैं और अब अचानक उनके लश्कर के एक पहलू पर मुसलमानों का सुल्तान खुद हमलावर हो गया है, तब उन पर एक खौफ और लर्जा तारी होना शुरू हो गया था। ऐन उसी लम्हे ही जब फूना के लश्कर के अंदर ये खबरें फैलना शुरू हुई कि उस्मान खान ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का मुकाबला किया और सुल्तान ने उसे बदतरीन शिकस्त दी। उस्मान खान के लश्कर को मौत के घाट उतार दिया गया और उस्मान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब फूना के लश्करियों के रहे सहे ओसान भी खता हो गए। वो इंतहा दर्जे की बददिली, खौफ और वहशत का शिकार होना शुरू हो गए थे। सामने की तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर, जबकि पहलू की तरफ से खुद सुल्तान अलाउद्दीन, अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक ने भी फूना के लश्करियों की उस हालत को भांप लिया था। लिहाजा उस सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले शहाबुद्दीन ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। उन तकबीरों के जवाब में उसके पहलू से जरा हटकर दुश्मन से टकराते मंसूर ने भी उसी अंदाज में तकबीरें बुलंद की। उनकी तरफ से जब तकबीरें बुलंद हुई तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, अमीनुद्दीन अबू बकर और अमीर मलिक ने भी तकबीरें बुलंद की और उन तकबीरों के बुलंद होने के साथ ही सामने की तरफ से शहाबुद्दीन और मंसूर, पहलू की तरफ से सुल्तान ने फूना के लश्कर पर अपने हमलों में और ज्यादा शिद्दत और होलनाकी पैदा कर ली थी। अब सूरत हाल ये सामने आने लगी थी कि दोनों तरफ से मुसलमानों के लश्करी आगे बढ़ते हुए फूना के लश्करियों की लाशों के अंबार लगाने लगे थे। बड़ी तेजी के साथ शहाबुद्दीन और सुल्तान फूना के लश्कर की अगली सफों को रोनते हुए उसके लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। यह नाजुक सूरत हाल फूना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा शिकस्त कबूल करते हुए वो भाग खड़ा हुआ। उसके कुछ लश्करी भी उसके साथ भागने में कामयाब हो गए। कुछ को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और शहाबुद्दीन ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गौर खान की हसीन और खूबसूरत बेटी जोजन भी शामिल थी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह फूना को शिकस्त देने के बाद पलटा ही था कि उसे एक बुरी खबर मिली और बुरी खबर यह थी कि हिरात के हालात खराब होना शुरू हो गए थे। हिरात के हालात खराब होने की वजह मुअर्रिखीन कुछ इस तरह बयान करते हैं। ख्वारज़मी लश्कर अपनी बेकायदगियों की वजह से बहुत बदनाम थे। चुनाचे बाज़ औक़ात वो ऐसी हरकत कर बैठते जिन्हें आवाम सख्त नापसंद किया करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से उसके लश्कर के चंद दस्ते हिरात में मुकीम थे। उनकी गैर जिम्मेदारियों और बेकायदगियों से अहले शहर अजहद नाला हो गए। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि एक बार एक ऐसी सूरत पेश आई कि ख्वारज़मी दस्तों ने कई बाशिंदगाने शहर को लूट लिया। लश्करियों की तरफ से यह बड़ा गैर मामूली फेल था। चुनाचे जिन लोगों को उन लश्करियों से शिकायत थी वो उन ख्वारज़मी दस्तों की शिकायत लेकर हिरात के वाली हुसैन बिन खरमील के पास पहुंचे। यह हुसैन बिन खरमील वही था जो पहले सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के लश्कर में एक नामवर सालार हुआ करता था और फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी से बेवफाई करने के बाद और उसके लश्कर से निकलकर हिरात की तरफ चला गया था। चुनाचे जिन लोगों को शिकायत थी वो शिकायत लेकर हुसैन बिन खरमील के पास पहुंचे तो ये शिकायत सुनकर इब्ने खरमील गुस्से में आ गया और उसने फौरन हुक्म दे दिया कि लश्कर के जिन अफराद ने यह जुर्म किया है उन्हें गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया जाए। ये फैसला करने के बाद हुसैन खरमील ने अहले शहर से लश्करियों की ज्यादती, अहले शहर के रद्द अमल, हालात की नजाकत और अपने इकदाम की इतला सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को दे दी। ये इतला सुल्तान को उस वक्त मिली थी जिस वक्त सुल्तान उस्मान पर जरब लगाने के लिए समरकंद का रुख किए हुए था। ये शिकायत सुनकर मुअर्रिखीन लिखते हैं, बज़ाहिर तो सुल्तान ने हुसैन बिन खरमील के इकदाम को सराहा, लेकिन दिल में बहुत बुरा माना और इरादा कर लिया कि सुल्तान के लश्करियों के साथ हाकिम हिरात हुसैन बिन खरमील ने जो जिल्लत आमेज सलूक किया है उसे उसकी जरूर सजा देनी चाहिए। चुनाचे सुल्तान ने हुसैन खरमील को लिखा, लश्कर के जिन दस्तों ने लूट मार के जुर्म का इर्तिकाब किया है उन्हें ख्वारज़म वापस कर दिया जाए ताकि उन्हें करारे वाकई सजा दी जाए। नीज हुसैन बिन खरमील को सुल्तान ने यह भी लिखा कि मैं अपने एक सालार जलाक बिन तुगरल को उसकी मदद के लिए रवाना कर रहा हूँ ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात रोनुमा न होने पाए। चुनाचे सुल्तान के हुक्म पर जलाक बिन तुगरल 2000 लश्करी लेकर हिरात को रवाना हुआ। जलाक को हिरात की तरफ रवाना करते वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने यह भी हुक्म दे दिया कि हिरात पहुंचकर हुसैन बिन खरमील को हिरात की विलायत से अलहदा कर दिया जाए और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे जलाक जब हिरात के करीब पहुंचा तो उस मौके पर हुसैन बिन खरमील के एक मुशीर ने, जो ख्वारज़मियों के तौर तरीकों से वाकिफ था, इब्ने खरमील को मशवरा दिया कि ना वो जलाक के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले और ना उसे शहर में दाखिल होने की इजाजत दे।
लेकिन इब्ने खरमील ने अपने मुशीर के उस मशवरे को बेजा बदगुमानी से ताबीर किया, लिहाजा उसने अपने मुशीर के बर वक्त इंतबा को दरखुरे इतना ना ख्याल किया। चुनाचे जब इब्ने खरमील शहर से निकलकर जलाक बिन तुगरल के इस्तकबाल के लिए गया, दोनों एक दूसरे से मिले। दोनों अपने घोड़ों से उतरकर बगलगीर हुए तो जलाक के कुछ लश्करियों ने जलाक की हिदायत के मुताबिक इब्ने खरमील को काबू कर लिया और एक तरह से उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त इब्ने खरमील शहर से बाहर निकलकर जलाक बिन तुगरल से मिलने के लिए आया था, उस वक्त उसके साथ उसका मुशीर भी था, जिसने इब्ने खरमील को मशवरा दिया था कि वो जलाक से ना मिले, ना ही उसका इस्तकबाल करे। उसने एक तरह से इंतहाई दयानतदारी के साथ इब्ने खरमील को जलाक के इस्तकबाल से मना किया था। जब उस मुशीर ने यह हालत देखी तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ और अपनी जान बचाते हुए हिरात शहर में दाखिल हुआ और शहर के दरवाजे उसने बंद करा दिए। अब इब्ने खरमील को गिरफ्तार करने के बाद जलाक बिन तुगरल अपने लश्कर के साथ हिरात शहर की तरफ बढ़ा। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा शहर के दरवाजे बंद थे। उसने जब उसकी वजह पूछी तो उसे बताया गया कि इब्ने खरमील का मुशीर इब्ने खरमील के साथ जलाक से मिलने के लिए गया था और जब जलाक ने इब्ने खरमील को गिरफ्तार कर लिया तो वो मुशीर भागकर हिरात आया और शहर के सारे दरवाजे उसने बंद करा दिए हैं। उन हालात को देखते हुए जलाक बिन तुगरल ने उस मुशीर को कहला भेजा कि शहर पनाह के दरवाजे खोल दे और शहर सुल्तान के लश्कर के हवाले कर दे। जलाक के उस हुक्म के जवाब में उस मुशीर ने बड़ा उम्दा जवाब दिया। उसने कहा, यह शहर आज से कुछ अरसा पहले सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की सल्तनत का हिस्सा था। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं अब भी उस खानदान का वफादार हूं, इसलिए शहर के दरवाजे सिर्फ उस खानदान के जायज वारिस के लिए खोले जा सकते हैं। उस मुशीर ने जलाक बिन तुगरल से यह भी कहा कि आप ख्वामखा इंतजार की जहमत ना उठाएं। यह सूरत हाल जलाक बिन तुगरल के लिए बड़ी परेशान कुन थी। उसे तो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भेजा था कि वो इब्ने खरमील को हिरात की विलायत से महरूम करके खुद वहां का हाकिम बन जाए। जब उसने देखा कि मुशीर शहर पनाह के दरवाजे नहीं खोलता, तब उसने इब्ने खरमील को कहा कि वो अपने मुशीर से कहे कि शहर पनाह के दरवाजे खोल दे। चुनाचे इब्ने खरमील ने अपने उस मुशीर को शहर पनाह पर तलब किया। जब वो मुशीर आया तो इब्ने खरमील ने उसे शहर पनाह का दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस मौके पर इब्ने खरमील ने उसे बड़ा समझाया, उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो शहर पनाह का दरवाजा खोलने पर आमादा ना हुआ। तंग आकर जलाक बिन तुगरल ने यह धमकी दी, शहर पनाह का दरवाजा खोल दो वरना इब्ने खरमील को बाशिंदगाने शहर के सामने कत्ल कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल इब्ने खरमील के लिए बड़ी खतरनाक थी। चुनाचे उसने अपने मुशीर को फिर समझाया कि वो दरवाजा खोल दे वरना उसकी जान चली जाएगी। वो मुशीर क्योंकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के खानदान का बड़ा वफादार था और इब्ने खरमील ने एक इंतहाई अहम मुहिम के मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से बेवफाई करके उसका साथ छोड़ दिया था, लिहाजा उस मुशीर ने इब्ने खरमील का कहना मानने से इनकार कर दिया और अपनी बात पर डटा रहा। जब इब्ने खरमील की इल्तिजा और मिन्नत खुशामद पर भी मुशीर का दिल ना पसीजा तो जलाक ने हिरात शहर के लोगों को मरूब करने के लिए इब्ने खरमील को कत्ल कर दिया। लेकिन इब्ने तुगरल के उस इकदाम से भी कोई फायदा ना हुआ। उसके साथ सिर्फ 2000 लश्करी थे जिनके साथ वो जबरदस्ती और बाजोर कुव्वत शहर में दाखिल नहीं हो सकता था, इसलिए कि शहर के इर्द गिर्द बड़ी गहरी और चौड़ी खंदक थी। उस शहर की कई फसीलें थी और बड़े से बड़ा लश्कर भी उसे आसानी से अबूर करके शहर में दाखिल ना हो सकता था। जब इब्ने तुगरल हालात से तंग पड़ गया और शहर में दाखिल होने की कोई सूरत उसे नजर न आई, तब उसने तेज रफ्तार कासिद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ रवाना किए। यही कासिद उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की खिदमत में हाजिर हुए जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन शहाबुद्दीन और मंसूर के साथ फूना को शिकस्त देने के बाद फारिग हुआ ही था। हिरात शहर की यह सूरत हाल यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लिए फिक्र अंगेज थी। चुनाचे उसने अपने मुअम्मर सालार अमीनुद्दीन अबू बकर को, जो सुल्तान के बरगुज़ीदा उमरा में से था, 10,000 का लश्कर देकर हिरात के हालात दुरुस्त करने के लिए रवाना किया। अमीनुद्दीन अबू बकर बड़ा वफादार, बड़ा जहांदीदा और जंगो जदल का वसी तजर्बा भी रखता था, लेकिन हिरात के सामने उसकी भी कोशिश नाकाम हुई। उसने भी मुशीर को बड़ा समझाया कि वो शहर पनाह के दरवाजे खोल दे, लेकिन उसके दमखम में कोई भी फर्क न आया। अमीनुद्दीन अबू बकर और उसके नायब सालारों ने भी मुशीर को बड़ा समझाया, उसे माइल बा सुलह करने के लिए तमाम नुस्खे आजमाए, लेकिन कामयाबी हासिल न हुई। वो मुशीर अपनी जगह अपने इरादे में डटा रहा। शहर पनाह के दरवाजे खोलने से उसने कतई इनकार कर दिया था। उस मुशीर की हट धर्मी की भी एक वजह थी। वो जानता था कि कोई छोटा मोटा लश्कर हिरात शहर को फतह कर ही नहीं सकता, इसलिए कि इब्ने खरमील ने, जबकि वो हिरात का गवर्नर था, ख्वारज़म शाह की तरफ से मुतमईन न था। उसे खदशा था कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह किसी भी वक्त उसे हिरात की हाकमियत से माजूल कर सकता है। लिहाजा उसने अपनी निजामत के जमाने में
हेरात को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए उसके इर्द गिर्द यके बाद दीगरे 4 मजबूत फसीलें एक वसी और गहरी खंदक तैयार कर दी थी और हर खंदक हर वक्त पानी से भरी रहती थी। इसके अलावा उसने हेरात शहर की 4 फसीलें इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम तामीर कराई थी। जहां तक खंदक का ताल्लुक था वो काफी गहरी चौड़ी थी और पानी से खूब भरी रहती थी। चुनाचे ख्वारिज़मी लश्करी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उस खंदक को पार ना कर सके और ना ही 4 फसीलों में से किसी एक को नुकसान पहुंचा सके। इसी दौरान अमीनुद्दीन अबू बकर बराबर उससे राब्ता कायम किए रहा। उससे गुफ्तगू करने का यही तरीका था कि उसे शहर की फसील के ऊपर बुलाया जाता जो खंदक के उस पार थी और खंदक के किनारे खड़े होकर उससे गुफ्तगू की जाती थी। जब अमीनुद्दीन अबू बकर कई बार उससे गुफ्तगू कर चुका और हर मर्तबा समझाया कि शहर पनाह के दरवाजे ना खोलने के भयानक नताइज होंगे, इसलिए उसकी जिद और हठधर्मी उसे ही नहीं शहर के लोगों को भी खतरे में डाल सकती है। उस सूरत हाल और उस धमकी को सामने रखते हुए वो मुशीर आखिर इस शर्त पर शहर पनाह के दरवाजे खोल देने पर आमादा हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह खुद आकर उससे दरख्वास्त करे, तब वो शहर पनाह के दरवाजे खोलेगा। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह चूंकि उस वक्त समरकंद में अपनी मुहिम में मसरूफ था, लिहाजा मुस्तकबिल करीब में उसके वहां आने और उस शर्त को पूरा होने के लिए कोई इम्कान न था। इस दौरान हेरात के एक बाशिंदे ने खुफिया तौर पर जलाक बिन तुगरल और अमीनुद्दीन अबू बकर को बताया कि खंदक की खुदाई और फसीलों की तामीर के बाद भी अक्सर इब्ने खरमील कहा करता था, अगरचे मैंने हेरात की हिफाजत के लिए बहुत कुछ किया है और हक यह है कि इससे ज्यादा कुछ और कर भी नहीं सकता, लेकिन अब भी एक कमी ऐसी बाकी है जिसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं। यानी अगर कोई शख्स उस नहर के पानी को जो शहर के दरमियान से गुजरती है रोककर फसील की तरफ मोड़ दे तो फसीलें पानी के रेले से कमजोर होकर गिर पड़ेगी और शहर फतह हो जाएगा। चुनाचे हेरात के जिस बाशिंदे ने यह खुफिया खबर दी थी, उसकी उस खबर के जवाब में सुल्तान के लश्करियों ने उस तजवीज पर अमल करने का फैसला कर लिया, इसलिए कि ख्वारिज़मी लश्करी उस गैर यकीनी हालत से पहले ही बड़े बेजार थे। चुनाचे फौरन नहर का पानी रोक लिया गया और उसका रुख फसीलों की तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन हालात की बदकिस्मती के खिलाफ तवक्को उस पानी से ना किसी फसील में कोई शिगाफ पड़ा और ना ही कोई फसील गिरी, बल्कि उल्टा इर्द गिर्द का सारा इलाका दलदल बन गया। जहां जलाक बिन तुगरल और अमीनुद्दीन अबू बकर ने अपने लश्कर के साथ कयाम किया हुआ था वहां भी पानी आ गया। लिहाजा वो अपने लश्करियों को लेकर पीछे हट गए। चारों तरफ अब दलदल का समा था। चुनाचे अमीनुद्दीन अबू बकर और जलाक बिन तुगरल को पीछे हटना पड़ा और अब वो इस इंतजार में बैठ गए थे कि शहर के इर्द गिर्द पानी फैलने से जो कीचड़ और दलदल की कैफियत तारी हो गई है वो खुश्क हो तो फिर वो शहर पर हमले शुरू करें। अब एक तरह से सुल्तान अलाउद्दीन के 3 सालार अमीनुद्दीन, कज़तक और जलाक हेरात के नवाह में नामुसाइद हालात के अंदर फंस कर रह गए थे।